यूनिट बाकी है, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ हो गया। बट बिफोर दैट एक थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पार्ट है तो वो कर लेते, क्योंकि वो एमसीक्यू सीपीटी के टाइम भी नहीं था, लेकिन सीपीटी में क्वेश्चन आया था। समझा क्या बोल रहे? अब मैं जो करवाने वाला हूँ सिर्फ गुड सेट में ही है, तुमको मॉड्यूल में नहीं दिख रहा है तो सर क्यों करेंगे? क्योंकि सीपीटी में नहीं था, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था। बहुत सिंपल है, 5 मिनट में हो जाएगा, वो कर लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। शिप में अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं गुड्स को, तो कुछ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे ये है एफओबी, इसका मतलब फ्री ऑन बोर्ड। अब ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि शिप बोर्डिंग तक शिप अप टू शिप लोडिंग, अप टू शिप लोडिंग का प्रोसेस, अमाउंट is board. फिर एक होता है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसमें तो FOB है ही, प्लस इंश्योरेंस चार्जेस, प्लस फ्रेट borne by seller। लिख लो, नहीं आएगा, 99.9% नहीं आएगा, लेकिन चांस है आने का, क्योंकि इसके पहले आया था, नहीं तो तुम नहीं बोलते। मतलब बोर्डिंग तक का एक्सपेंसेस, शिप में बोर्ड करने तक का एक्सपेंस, उसके आगे कुछ फ्रेट चार्जेस होते हैं, वो सेलर बेयर नहीं करेगा, वहां तक का एक्सपेंस पूरा सेलर करेगा। अगर CIF कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसमें FOB तो है, मतलब बोर्डिंग एक्सपेंस तो आएगी, फ्रेट चार्जेस एंड इंश्योरेंस का पैसा भी कौन निकाल के देगा? इंश्योरेंस सेलर निकाल के देगा। हाँ, ओनर का कोई लेना देना नहीं, ओनर का कोई लेना देना नहीं, कौन ओनर है ये है। मतलब CS इंस्टीट्यूट में तो इसको कवर भी किया है, बीकॉम में भी ये कवर किया है सिलेबस से, लेकिन CS इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, और नहीं किया लेकिन पूछा था तो काय को रिस्क। सर ये जो अभी ये फाउंडेशन में हो रहा है वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आएगा। नहीं लॉ तो सेम ही रहता है, SY बीकॉम में आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ SY बीकॉम में आएगा तो FY बीकॉम में कैसे पूछते हैं? ये जो लॉ है ना सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट, वो SY बीकॉम में आएगा, FY बीकॉम में नहीं आएगा। अब SY बीकॉम में आएगा तो FY बीकॉम में नहीं आएगा, तो सर अलग हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? CA इंस्टीट्यूट क्या बीकॉम के हिसाब से सिलेबस बनाएगी? हाँ, बीकॉम बना सकता है CA इंस्टीट्यूट के हिसाब से। ये SY बीकॉम में आता है, कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। SY बीकॉम का लॉ तुमको सिंपल, अकाउंट्स तो वैसे भी तुमको आता होगा। फ्रेट, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस, प्रीमियम वगैरह, वो कौन भरेगा? सेलर भरेगा। इसमें कौन भरेगा? वो बाकी सारे एक्सपेंसेस बायर भरेगा, खाली बोर्डिंग तक का एक्सपेंसेस, शिप गुड्स में, सॉरी गुड शिप में रखने तक का चार्जेस सेलर भरेगा। ज्यादा नहीं, कोई ट्रिकी कुछ नहीं आएगा इसमें, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमको भी नहीं पता कि कैसे आएगा, क्योंकि पहले MCQs में आया है, अभी तो तुमको MCQ नहीं है, लेकिन हमको नहीं पता ना, अगर 2 मार्क के लिए पूछा तो FOB। तो शिप लोडिंग तक का खर्चा, आपको लोडिंग एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय सेलर। लोडिंग तो है ही, प्लस इंश्योरेंस भी, प्लस फ्रेट भी, कौन बेयर करेगा? ओके,
एक एक शिप भी नहीं जाने दे, वो बहुत हो गया, ये दो ही पूछेंगे, कुछ एक शिप नहीं पूछे। ठीक है, अच्छा FOR भी पूछ सकते हैं। FOR सेम है, खाली बोर्ड के जगह पे रेल आएगा। अगर गुड शिप से भेजे तो फ्री ऑन बोर्ड, अगर गुड्स रेल से भेजे तो फ्री ऑन रेल, बस। अगेन पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक फॉर्मेट तो होता नहीं है लॉ का, तो ऐसा नहीं है कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, तो ये आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा, एक, उससे ज्यादा नहीं आएगा, 1 या 2 मार्क के लिए आ सकता है, उससे ज्यादा है ही नहीं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ओरिजिनल एक्ट में ही नहीं है, तो तुमको किधर से पूछ। कोई दूसरा बुक रेफर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बुक करने से मतलब है, लेकिन मॉड्यूल और वो मैच नहीं हो रहा है, तो नो भरचूक फ्रॉम माय साइड है, बाकी कोई भी नोट से करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट उसमें होंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा उसमें मिसिंग है, लेकिन क्या है ना, वो मॉड्यूल का लैंग्वेज अगर उधर नहीं है, और मॉड्यूल के लैंग्वेज में तुमको एक सेंटेंस आया और वो सेंटेंस तुमने उसमें से नहीं पढ़ा है, तो तुमको समझ में नहीं आया तो नो गए, बुद्धि में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी बुक का तुम कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन दो, इंस्टीट्यूट विल बी हैप्पी, मॉड्यूल का ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मॉड्यूल का स्टेटमेंट अगर उन्होंने दे दिया और बोल दिया कमेंट, और वो सेंटेंस तुम्हारे नोट्स में नहीं है और तुमको वो नहीं समझा, तो गए ना मार्क्स, इसलिए मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई भी बुक में से। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का किसी का बुक ले रहे हो तो वो सीए का ही होना चाहिए, सीएस दोनों के लिए सेम बुक अवॉइड करो, समझ में आया ना क्या बोलो, ऐसा भी होता है, सीएस के लिए सेम बुक रखा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में जनरल दिया होता है सारी चीज, तो प्रॉब्लम नहीं होता यूजुअली, लेकिन कोई 1-2 मार्क में रेस हो सकता है, क्लियर है, आगे कोई भी बुक से कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड्यूल एक बार देख लेने का, फिर बाद में उस बुक से पढ़ लेने, ओके, तो 2-3 बुक लास्ट डे पे नहीं करने की, दूसरा बुक अच्छा लगे, नहीं बोल रहा हूँ, अरे सच में बोल रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमको अच्छा लगा वो बुक ले लिया, मॉड्यूल सच में अच्छा लगने लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मॉड्यूल से ही पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा बोरिंग है मुझे भी पता है, पर फिर भी मैं मॉड्यूल से ही पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि मॉड्यूल में कोई स्टेटमेंट अगर आ गया तो नो भर चुक मैं फ्रॉम माय से, तुम्हारा तो फिर भी बहुत अच्छा है, सीएस इंस्टीट्यूट का तो इतना दलिंदर मॉड्यूल है ना, कॉन्ट्रैक्ट का वगैरह, कि एकदम मतलब कुछ भी इतना सीक्वेंशियली दिया, यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसा भी नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट किधर भी दिया है सीएस इंस्टीट्यूट में, कुछ भी सीरियली भी नहीं गए, सीक्वेंशियली भी नहीं गए, पहले कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी किधर भी विदाउट एनी लॉजिकल सीक्वेंस, तो फिर भी बहुत अच्छा दिया, फिर भी मैं मॉडल से करवाता हूँ, उसका वही रीजन है, बाकी कुछ नहीं। डन, यूनिट 2, कंडीशन वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन जितना उन्होंने दिया स्टार्टिंग में उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जाओ डिस्टिंग्विश, कंडीशन वारंटी का डिस्टिंग्विश, और उधर से चैप्टर चालू चालू होता है, बाकी सब छोड़ो, कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन मतलब मेन है, एसेंशियल है, दिखा, वारंटी इज कोलेटरल, कोलेटरल मतलब मेन नहीं है, रिलेटेड है, होना चाहिए
और मेन नहीं है। एग्जाम्पल दूंगा रे, पूरा चैप्टर उस पे। सेकेंड, अब देखो बात समझो, एसी खरीदा, एसी चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है, तो कूलिंग होना चाहिए, ये क्या कंडीशन है भाई? जो पर्पस के लिए गुड्स लिए उस पर्पस के लिए वो चलना चाहिए, ये कंडीशन है, वो मेन चीज है। वारंटी का मैं तुमको एग्जांपल बता दूं, देखो गाड़ी का एग्जांपल लेते हो, समझते, गाड़ी बेची तुमने, गाड़ी खरीदी, गाड़ी चलनी चाहिए एज पर डिस्कशन अपना जो भी हुआ होगा, वो कंडीशन है। गाड़ी अच्छी है लेकिन गाड़ी के ऊपर मैंने लोन लिया था, समझा क्या? गाड़ी गिरवी रख के मैंने लोन लिया था और ये बात मैंने तुमसे छुपाई, गलत किया कि नहीं? लेकिन इससे गाड़ी के परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है क्या? तो ये कंडीशन नहीं है, ये वारंटी है। मतलब मैंने ब्रीच क्या किया? वारंटी ब्रीच किया। समझ में आया? गाड़ी में प्रॉब्लम है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है ही नहीं। लेकिन सर आपने जो किया है ना, मेहरबानी हम पे, कि उस गाड़ी के ऊपर आपने लोन लिया है, तो क्रेडिटर तो हमारे पास आ गया मांगने के लिए, और हमारा उसमें कुछ नुकसान हुआ, हमको तकलीफ हुई, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ वारंटी। पढ़ो, तीनों पॉइंट्स पढ़ो। गाड़ी गिरवी रख के तो बेच क्या सकता है? कौन? प्लेस पे है ना, बराबर प्लेस पे है, लेकिन ओनर तो नहीं, ओनर बेच नहीं सकता। अच्छा अच्छा, ओनर में ओनर बेच, उसको बिना पूछे बेचा, क्या करोगे? कैसे पता चले? बेचना नहीं चाहिए, ये बराबर है। और ओनर अभी भी मैं हूं, अगर बेचू तो क्या? और उसको बेचारे को पता भी नहीं कि लोन लिया था, तो उसने भी तो गुड फेथ में खरीदा, तो बेचारे की क्या गलती? बेचारे मेंशन, मेंशन करना, मेंशनिंग समथिंग स्टिपुलेशन। कंडीशन कैसे ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ? हाँ वो बताता हूँ, दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब देख, सुनो, गाड़ी बराबर चल ही नहीं रही है, तुमने खरीदी तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है। तो तुम्हारे पास दो रेमेडीज है, तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो एंड डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हो, लेकिन तुम बोलोगे कि छोड़ना मैं रिपेयर करवा ली, तो तुमने क्या किया? ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट किया। तुम चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, तुम चाहते तो डैमेजेस भी ले सकते, लेकिन तुमने सोचा कि नहीं, हम सिर्फ डैमेजेस ही, तो तुमने क्या किया? ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट। तो कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो सकती है, वारंटी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आएगा बाद में वापस, आगे बढ़ते, आगे तेरा क्वेश्चन का आंसर आगे मिलेगा। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, मिला? अब इसलिए कर लेंगे। अब इसमें सीधा एनालिसिस पे जा, ऊपर का कट कर दे। पहले याद रख, जो चीज एनालिसिस से कर रहे तो ऊपर से कट कर दो, रिपीटेशन होता है। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है यार। 4 पॉइंट्स के केस में कंडीशन खुद वारंटी बनेगा। फर्स्ट, बायर ने वेव किया, डिटेल में मत जा, बायर वेव्स, इतना याद रख, बायर वेव्स, वेव्स मतलब फिट। तो बायर चाहता तो कंडीशन को पूरा दोनों में कन्वर्ट कर सकता था, मतलब दोनों ले सकता था, डैमेजेस भी रिकवर कर सकता था, गुड्स भी उसके फेंक के मुंह पे फेंक के मार सकता था, लेकिन उसने खाली डैमेजेस लिए, तो वो क्या हो गया? उसने कंडीशन को वेव किया और वारंटी में कन्वर्ट किया। सेकंड, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट, सेम ही है, breach of the condition as one of the warranty, that is to say he may claim only damages। मिला? सेम ही हुआ ना सर? अब फर्स्ट केस में ना और भी कुछ दिया, देख, पार्टी मे वेव फॉर हिज ओन बेनिफिट, मिला? वो लिखने की जरूरत नहीं, बताता हूं मैं क्या है। अब देख बात समझ, ओरिजिनल गाड़ी की वैल्यू 50 लाख की है, तुमको 40 लाख में दे रहा हूँ, सेकेंड हैंड मार्केट में सपोज तुमको 40 लाख में मिल रही है, बहुत सस्ती में मिल रही है। खरीदने के बाद पता चला कि उसमें थोड़ा इंजन में प्रॉब्लम है, जो ठीक हो सकता है, और वो ठीक होने पे खर्चा भी कुछ 15-20 हजार रुपया है, खाली खाली हो गया ना, 20 हजार रुपया कमी हो गया ना गाड़ी में, गाड़ी के केस में 20 हजार कमी हो गया। तो तुम क्या बोलते हो कि तुम रिजेक्ट कर सकते हो गाड़ी को? बराबर है, तुम गाड़ी वापस देके पैसे भी ले सकते हो। समझ में आ गया?
40 लाख तुमने मुझे दिए थे, मैं तुमको 40 लाख दे दूंगा। तुम बोलोगे सर मुझे और भी तकलीफ हुई, यहाँ आने जाने का खर्चा वगैरह, 2,000 रुपए मैं और दे दूंगा। उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना। कल से कि आज लेके आ गए, मैंने तुमको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अब तुम क्या सोचोगे? ठीक है, 2,000 रुपया सर एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन फिर मुझे कितना मिलेगा? 40 लाख 2,000 रुपया, चलो 5,000 दे दिया, 40 लाख 5,000 रुपया। 40 लाख 5,000 में वो गाड़ी मुझे बाहर किधर मिलेगी क्या? तो मेरे ये बेनिफिट में रहेगा कि मैं कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करूं, चुपचाप रिपेयरिंग का खर्चा सर से वसूल कर लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता। समझ में आया? तो बायर बहुत बार अपने खुद के बेनिफिट के लिए भी कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये बोलता है कि देखो सर, मैं चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता था एंड डैमेजेस भी ले सकता था, लेकिन मैं अभी खाली डैमेजेस ले रहा हूँ। मतलब मैं कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट, समझा? बस खत्म। थर्ड एग्जाम्पल पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़ लो। डन? क्लियर है? प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। अच्छा एक और यहाँ एक बात बोलना भूल गया, इस कंडीशन वारंटी का तुम्हारे इसके पहले जो तुमने पढ़ा था वारंटी, कभी पढ़ा होगा मतलब सुना होगा, उसका इससे कोई लेना देना। कंपनी देती है 2 साल की वारंटी, 1 साल की वारंटी, उसका इससे कोई भी संबंध नहीं है। मैंने बोला ना, सेल ऑफ गुड्स के सेम सेम वर्ड्स के मीनिंग सेल ऑफ गुड्स का गलत बोलता है। इंस्टॉलमेंट का मीनिंग सेल ऑफ गुड्स का अलग है, कंडीशन वारंटी का मीनिंग इसका अलग है, बाकी सबका अलग। समझ में आया? अजीब है तो अभी क्या बोलूं मैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवरेबल, मतलब नॉट सेपरेबल, सेपरेट नहीं हो सकते। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल, नहीं एक्चुअली पार्ट ही होता है। तो ऐसे केस में देखो बात समझो, लेफ्ट साइड का जूता 1,000 बॉक्स मिल गए, बाद में राइट साइड का दूंगा, ऐसा कैसे अजीब? वही एग्जांपल हो सकता है नॉन सेवरेबल, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट की कोई वैल्यू। तो लेफ्ट साइड का जूता वॉज परफेक्ट, राइट साइड का बाद में भेजा, उसमें गड़बड़ थी, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया राइट साइड के जूते में। लेकिन तुम सिर्फ राइट साइड का रिटर्न करोगे, चलेगा क्या? तो हम लेफ्ट साइड का भी करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड का तुमने एक्सेप्ट किया कि नहीं, तो अभी राइट साइड का भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर फिर तो नुकसान हो जाएगा ना हमारा, तो डैमेजेस ले लो। कौन ना बोल रहा है? ब्रीच ऑफ वारंटी में भी रेमेडी है ना, क्या रेमेडी है? डैमेजेस। अमाउंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो बायर सेलर से ले। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेबल, 500 जोड़ी दे दिया, 500 जोड़ी में लॉट में प्रॉब्लम है, तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, 500 जोड़ी रिटर्न करो, 500 जोड़ी ले लो, क्योंकि सेपरेबल है। 500 जोड़ी और बाकी 500 जोड़ी सेपरेबल है। लेकिन 1,000 जोड़ी का खाली लेफ्ट साइड का जूता एंड 1,000 जोड़ी का खाली राइट साइड का जूता, ये सेपरेबल देखा जाए तो अलग अलग बॉक्स में डाल सकते हैं। और राइट साइड का शू पहले भेज दिया, लेफ्ट साइड का बाद में भेजा, ये हो सकता है ना। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि जोड़ी में बात करते हैं। ब्रांडेड गुड्स हो रहे हैं, नाइकी का जूता हो या स्केचर का शूज हो, सिर्फ लेफ्ट की या सिर्फ राइट की वैल्यू नहीं है तो जोड़ी की वैल्यू। वरना 200 रुपए का शू भी उससे ज्यादा इफेक्टिव है शू पे, नाइकी से या रिबॉक से या और कोई ब्रांड से, बराबर ना?
तुमको बहुत अच्छा ब्रांडेड शू दिया लेकिन एक ही पैर का दिया, कुछ फायदा है? तो अगर पार्ट नॉन सेवरेबल है और पार्ट तुमने एक्सेप्ट किया तो दूसरे पार्ट में अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन भी है तो वी विल हैव टू ट्रीट इट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब क्या सर? मतलब तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है भर के ले लो, शू वापस दे, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो सर फिर भी तो नुकसान होगा, क्या है नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, ले लो ना डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, डैमेजेस। लास्ट पॉइंट, एक्सक्यूज बाय लॉ, इसका कोई एग्जांपल नहीं है। अगर लॉ ने खुद एक्सक्यूज किया है बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, मतलब इम्पॉसिबल हो गया, कंडीशन को कैंसिल करना, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि उसने खा लिया, अब वो चीज खा ली ना, तो उसमें ब्रीच ऑफ, उसको वापस थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है, तो उसको क्या करेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर सकते, और उसका कोई एग्जांपल नहीं हो सकता देखा जाए। कंडीशन को वारंटी में तभी कन्वर्ट कर रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल पॉसिबल है तो फिर तो भी नहीं हो सकता ना, ऊपर तो दिया है ना, अगर नॉन सेवरेबल है। हाँ, तो या फिर ऊपर बायर ने खुद डिसाइड किया कि मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहता, हो सकता है कि सेलर के साथ अच्छे रिलेशन हो, तो बोल दिया देखो तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशन है इसलिए रिपेयर करवा के दे दो, बात खत्म। तो रिपेयर करवा के दे दिया मतलब डैमेजेस दे दिए, तो मुझे आने जाने का बस का भाड़ा नहीं चाहिए, रिक्शा का भाड़ा नहीं चाहिए, वो जाने, वो रहने दो, मुझे खाली ठीक करके दे दो, बात खत्म हो जाएगी। अब ठीक तो आप ही करोगे ना, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन आपकी तरफ से होगी, मैंने थोड़ी डिफेक्ट किया, क्रिएट किया। ओके डन, वापस दिया उसको, वेवर ऑफ वॉलंटरी वेवर, कंपलसरी वेवर में डिवाइड किया, वैसे लिख दो, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो वॉलंटरी वेवर में, वॉलंटरी मतलब बायर खुद करेगा, और कंपलसरी में मतलब सेवरेबल है तो मजबूरी है अभी आधा, और लास्ट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज बाय लॉ। तो सब पेपर में खाली ये लिखेंगे तो चलेगा? हाँ, सिर्फ इतना लिखोगे तो भी, ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना लिखोगे तो भी चलेगा। आया क्वेश्चन तो 2 मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए आएगा, इतना सफिशिएंट है, तो पूरा सेंटेंस की जरूरत नहीं, एक एग्जांपल लिख, कोई भी एक एग्जांपल, किसी का भी एक एग्जांपल ऑन द स्पॉट। ये 4 के अलावा अगर 4 के लिए आता है तो इतना लिखना ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें एक एग्जांपल ऐड कर दो, कोई भी एग्जांपल ऐड करो, चारों कंडीशन के थोड़ी एग्जांपल बनाओगे, कोई भी एक एग्जांपल ऐड करो टू शो द एग्जामिनर, चेकर, कि भाई हमको कॉन्सेप्ट बेसिकली पता है, रटा नहीं है, हमको पता है कि भाई वारंटी अगर ब्रीच हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डैमेजेस ले, कंडीशन ब्रीच हुआ है लेकिन बायर अगर खुद डैमेजेस लेने के लिए तैयार है तो क्या हो जाएगा, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म। मेन चैप्टर, मेन एक्चुअली डिफिकल्ट पार्ट यहाँ से चालू होता है, इसके आगे से एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। अब ये लंबा जाएगा, लंबा जाएगा मतलब 2 पेज 3 पेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, फुर्सत में आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है कि आज के लेक्चर में यूनिट कंप्लीट हो, लेकिन कंडीशन वारंटी खत्म हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है केवीएट एंटर नाम का, नेक्स्ट लेक्चर भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, एक्सप्रेस कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन, एक्सप्रेस मतलब बोल के, एक्सप्रेसली बोला है सेलर ने और बायर ने, आपस में डिस्कस हो गया है तो वो एक्सप्रेस है, बोलने की जरूरत नहीं है तो इम्प्लाइड, ये समझा क्या? इम्प्लाइड मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इम्प्लाइड का है कि भाई बोलने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है। उन्होंने क्या दिया, बाय डिफॉल्ट रेट, अज्यूम, प्रिज्यूम, इम्प्लाइड है। अब मतलब सर एग्जांपल तो दो, अभी के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, वाटर बॉटल खरीदनी है, तुम वाटर बॉटल के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे, ये पूछोगे क्या कि वाटर बॉटल वाटर प्रूफ है क्या, कुछ भी, वाटर बॉटल वाटर प्रूफ होगी ना, तो वही तो कंडीशन इम्प्लाइड है, पूछने की जरूरत। फोन के बारे में तुम कैमरा वगैरह पूछोगे, कॉल लगता है क्या पूछोगे क्या, अरे भाई फोन का बेसिक पर्पस ही वो है, पूछने की जरूरत
नहीं है, वो इम्प्लाइड है। कोई स्पेसिफिक यूज होगा तो वो एक्सप्रेस होता है कि देख मतलब इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, चलेगा क्या? या पानी के अंदर 10 फीट नीचे डालेंगे तो चलेगा क्या? ये सब स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, ये पहले ही पूछ लो। सेलर हाँ बोल दे और फिर बाद में खराब निकले तो गलती। सेलर को तुमने नहीं पूछा और पानी में डाल दिया और खराब हो गया तो मैं गलती। समझा? ऑब्वियस ऑब्वियस चैप्टर है, एकदम ऑब्वियस अगर लॉजिकली जाओगे तो। फर्स्ट, अच्छा इम्प्लाइड मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन देख, कंडीशन एज टू टाइटल। सेक्शंस करने हैं लेकिन 14A लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिखना 14A, फिर बाद में 15 16 तो है ही, 16 में 16(1) 16(2) है, आगे चेक करोगे तो नहीं, दोनों में खाली 16 ही लिखना मिला ना। एक जगह पे 16(1) दिया, एक जगह पे 16(2) दिया, जरूरत नहीं, आपस में कंफ्यूज हो जाओगे। 14 15 16 में एक सिंपल, व्हाई टू कॉम्प्लिकेट। कंडीशन एज टू टाइटल। अच्छा, टाइटल मीन्स ओनरशिप। सॉरी, टाइटल मीन्स ओनरशिप। यहाँ पे अब यहाँ पे भी एक सीन बनता है जो आई गेस लास्ट लेक्चर में डिस्कस करना चाहिए ताकि चेक कर सकते हो, और वो नहीं देखोगे तो भी कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा, देखोगे तो और अच्छा है। जैसा मैंने पहले एक मूवी का सीन बोला था वो इंटरेस्टिंग था, वैसे भी ये सीन भी इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी है, अगेन फैमिली में सबके साथ देख सकते हो। अब सोच रहा सिंपल सा सीन है, 1970s की मूवी है, 70s या अर्ली 80s की। अब हो के क्या होगा उसमें, ठीक ठाक ही। हम तो आज तो वेब सीरीज आने के बाद ये बोलना पड़ता है, बाकी नो ऑफेंस। अच्छा, तो सीन मैं बताता हूँ, गूगल पे सर्च कर ले, बाद में ग्रुप पे डाल दे और नीचे लिख के सर ने बोला है, हम बोलता नहीं तो फिर लगेगा कि कैसे तू तेरा नाम करा मेरा नहीं। हाँ हाँ, वो तो बेस्ट है, फिर तो बेस्ट है, वैसे ही करो। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। कॉन्सेप्ट याद रखने से मतलब है, तुम पेपर में थोड़ी पिक्चर का नाम लिखने वाले हो, लेकिन उससे वो सीन याद रहेगा, गारंटेड सेम मिलेगा तुमको। मॉड्यूल में जो सिचुएशन है ना वो सेम है जो उस सीन में है। अरे मुझे पहले वो लिंक देखनी थी पर्टिकुलरली, शान शान मूवी है, फेमस मूवी थी उस जमाने की, शान मूवी कार सीन। अरे तो बड़ा सीन है, कुछ 8 मिनट का होगा, 9 मिनट का सीन है, 8 मिनट 59 सेकेंड। पूरा मूवी देखने के लिए नहीं बोले, पूरी मूवी देखोगे मेरे नाम पे डालोगे वो नहीं चलेगा। तो ब्लफ मास्टर्स होते हैं ना, चुना लगाते लोगों को। देखो तो सही फिर बदलू। यहाँ का एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। हाँ, इतना टाइम है तुम्हारे पास, नहीं है तो भी होमवर्क के नाम से देख, अभी नहीं देखना, घर पे। चलना, तो मैंने इस सेंस से याद रखा था, और पेपर में एग्जाम्पल लिखना था तो यही देता था। अब यही मतलब ये थोड़ी अमिताभ बच्चन, शशि कपूर ऐसा थोड़ी लिखेंगे, ए बी वैसा ही लिखेंगे। अब एक्चुअली वो केस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो दिखने में एकदम 70s में सारे जो दिखा देते थे वो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते ही नहीं थे ज्यादा। अब यहाँ पे मॉड्यूल में जो दिया है वो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद में तुम सीन देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली सेम है देखा जाए। अब बात समझो, दुकान में जाते हो, दुकान से कोई चीज खरीदते हो, सेलर से खरीद रहे हो, तो तुम गुड्स के बारे में 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछते भी हो, पूछना भी चाहिए। ये पूछते हो क्या कि गुड्स तुम्हारे ही है ना, चोरी का नहीं है ना, तो यू विल अज्यूम कि सेलर हैज द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स।
in case of sale, and you will assume कि sell in case of agreement to sell, याद है ना, फ्यूचर में सेल होगा, सेलर विल हैव द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल तो फ्यूचर में होगा ना, तो तुम अज्यूम करोगे कि एग्रीमेंट टू सेल में सेलर को अथॉरिटी होगी, और सेल के केस में है, सेल तो इमीडिएट होगा, एग्रीमेंट टू सेल बाद में होगा, पढ़ लो अभी, ये तुम अज्यूम करोगे, अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी इग्नोर करो, उसके जगह पे एक ही वर्ड लिखने का नॉर्मल है। So normally first implied condition is A and B. सर, हाँ, पर आपने बोला था कि बोनाफाइड बायर तो तुम बोनाफाइड बायर हो ना? बट इफ इट्स ऑलरेडी एन अजम्पशन, तो फिर बोनाफाइड बायर नहीं, ये अज्यूम किया जाएगा, ऐसे तुमको पूछने की जरूरत नहीं है, ये बायर को बोला है, लेकिन अगर वो गुड्स चोरी के निकले तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ना बायर का, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो ही जाएगा, प्लस डैमेजेस मिलेंगे। अब उस पिक्चर में और कुछ बहुत कुछ हुआ है, और वो सब कुछ प्रैक्टिकल है, 70s का मूवी तो प्रैक्टिकल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सीन है, इसीलिए तो रिलेट हो सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सीन है, ऐसा हो सकता है रियल लाइफ। सर बायर इज एक्टिंग, लेकिन चोरी का माल अगर तुम्हारे पास पकड़ा गया, तुमने गुड फेथ में लिया है, तुमको दे दिया जाएगा? नहीं, वापस देना पड़ेगा। निमोडेट कोड नॉन हैबिट के एक्सेप्शंस में, इसलिए मैंने वो पहले गुड्स चोरी के बारे में नहीं दिया था, तो गुड्स चोरी के गुड्स अगर तुम्हारे पास आ गए, तुमने चोरी, तो पुलिस आ जाएगी तो क्या बोलोगे? मैंने गुड फेथ में लिया, अभी रहने दो मेरे पास गुड्स देने पड़ेंगे। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। हाँ, अब बात सिंपल है, गुड्स चोरी के तुम्हारे पास से आते हैं, सीन देख लेना, पता चल जाएगा, गुड्स तुम्हारे पास से रिकवर होते हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी, और अगर थीव मिला नहीं, जिसने चोरी की वो मिला नहीं, तो तुम ही चोर हो। और क्या अज्यूम करेगा तू? पुलिस है, तू क्या अज्यूम करेगा? चोरी का माल मेरे पास से मिला, चोर नहीं मिल रहा, तो तू क्या अज्यूम करेगा? मैं ही चोर हूँ, तो अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना कि मैंने चोरी नहीं की, करना पड़ेगा ना, और क्या कर सकते, और वो तो इम्पॉसिबल ही ऑलमोस्ट, अनलेस एंड अनटिल मेरे पास कुछ रिटर्न कुछ ना कुछ हो, या फिर वीडियो फुटेज मिले, या फिर ओरिजिनल चोर मिले और वो खुद बोले कि इसकी गलती नहीं है, मैंने ही, समझा? अदरवाइज तो पकड़ेंगे कैसे? प्रूव करोगे? पुलिस खुद ही बोलेगी कि बराबर है तुम्हारा पॉइंट, क्या तुम क्यों पकड़े जाओगे, लेकिन प्रूव तो करो पहले कि तुमने चोरा या नहीं है, तो हमको बोल दो किसने चोरी किया। मैं नहीं जानता, वो तो कहाँ पे गया पता नहीं, तुमको पता भी नहीं, तो तुम भाई गुड फेथ वाले हो नहीं, समझो। अगर तुमको पता भी नहीं कि बंदा कौन है, तुम बोनाफाइड नहीं हो, तो तुम नेग्लिजेंट हो। इसी ये एक और रीजन है कि मैं उसे देखने को बोलता हूँ, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोनाफाइड एंड नेग्लिजेंट पर्सन। उस सीन को देखना, पता चलेगा कि वो, अब तुम बोलना कि वो बोनाफाइड है या नेग्लिजेंट है, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, पर सर मतलब अगर हम लोग कुछ लेने जाते हैं, यू ऑलवेज डोंट नो कि दैट पर्सन कौन है वो, तो यू अज्यूम, राइट? वही तो बोल रहे, यू अज्यूम। वो कैसे नेग्लिजेंट हुआ, लाइक उस केस में नेग्लिजेंट, नॉट ऑलवेज। स्टोर्स में तो लीगल है, तो वो तो बोनाफाइड है, लेकिन तुम बोनाफाइड के एक्सेस देके कुछ ऑप्शन, डू नॉट डिस्टर्ब का डीएनडी कैसे वो कर ले, ऊपर पर्दा उड़ के दिखता है कि ऑप्शन पर्दा, सर उनको पर्दा नहीं है, इससे हाँ वो जो भी है, सॉरी, चोरी कर रही है। जो भी है। हो गया, करेगी तू नहीं, अरे छोड़ो,
सर कुछ चोर बाजार से लिया तो अब नाम ही चोर बाजार है तो क्या कर सकते, पुलिस आएगी तो पकड़ेगा और क्या कर सकते। अब इसमें नेग्लिजेंट है। अब तुम चोर बाजार से खरीद रहे हो तो तुमको पता है ना, जिसका बिल नहीं होता ना और तुम विदाउट बिल लेते हो ना तो तुम वैसे भी नेग्लिजेंट माने जाते हो। कुछ समझ में आया? तुम वैसे भी नेग्लिजेंट हो। कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे? हर चीज में बिल नहीं होता। अभी रिक्शा से जाते हो तो बिल नहीं होता, वो समझने की बात है, लेकिन ट्रांजैक्शन बिल से हो सकते हैं। अभी वड़ा पाव ले रहे हो तो थोड़ी, लेकिन उसमें तो होगा भी नहीं ना कि चोरी का वगैरह, तो उसमें तो तुम पकड़े भी नहीं जाओगे। पकड़े कब जाते हो? जब कोई वैल्यू की गुड्स हो, वैल्यूएबल गुड्स। तो वैल्यूएबल गुड्स में रसीद लेनी जरूरी है, रिसीट। तो अगर तुम रिसीट नहीं है, कैश मेमो नहीं है तुम्हारे पास, तो हाउ विल यू प्रूव कि तुम बोनाफाइड हो? तुम बोनाफाइड नहीं हो, तुम नेग्लिजेंट हो। हाँ, तुम्हारा इंटेंशन चीटिंग करने का नहीं है, लेकिन तुम नेग्लिजेंट हो। नेग्लिजेंट को लॉ कभी सपोर्ट नहीं कर। तुमको जेल नहीं होगी अगर चोर पकड़ा गया, अदरवाइज फंस गए, बेकार फंस गए। बोलो ना, इस पे टाइम लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं और वो आने भी चाहिए। वेरी गुड, पढ़ लिया दोनों एग्जांपल तुम। हाँ कर, तो कुछ चल रहा है हाँ ठीक है, चल जाना बच्चों। दोनों डिस्कस का भी सेटिंग होता है ना कुछ। हाँ बाय डिफॉल्ट नहीं होता, वो सेटिंग करनी पड़ती है ना। अच्छा ठीक है, जाने दे, छोड़े। हाँ, एग्जाम्पल 1 तो समझ में आ गया। 1 समझा ना, या 1 ही नहीं समझा? हाँ हाँ सॉरी। टाइटल का फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया। टाइटल का सेकंड एग्जांपल, इफ ए सेल्स बी टिन्स ऑफ कंडेंस मिल्क। अभी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछने का, कंडेंस मिल्क क्या होता है, सीडीएफ ब्रांड क्या है, ये ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछने के। एंड दिस प्रूव टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एल्स कंपनीज कॉपीराइट, सॉरी ट्रेडमार्क। पता है ना, इन्फ्रिंजमेंट तोड़ा ट्रेडमार्क। इट विल बी ब्रीच इम्प्लाइड कंडीशन दैट ए हैड द राइट टू सेल। हाँ, उसका क्या लेना देना? कॉपीराइट इन्फ्रिंज करने का इससे क्या लेना देना? भाई मेरे पास गुड्स है, उसका मैं ओनर हूँ, मैंने वो गुड्स बेचे, तो मुझे गुड्स बेचने का अथॉरिटी तो है क्योंकि मैं ओनर हूँ। बात खत्म। तो उस केस में ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हुआ है, इसका बेचने से कोई लेना देना। तो सर ये क्यों दिया केस? कंफ्यूज करने के लिए। पेपर में आ जाएगा तो तुम बोलोगे नहीं नहीं ये सेल वैलिड नहीं। अरे पागल, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का लेना देना क्या है? जो ओनर है वो गुड्स को बेच सकता है, उसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से कोई संबंध नहीं, कोई बात है। तो ऐसा क्यों देते हैं सर? अरे कंफ्यूज कराने के लिए देते हो। कोई एक अटेम्प्ट में पूछा होगा क्वेश्चन किसी जमाने में, मैंने नहीं, और फिर वो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह डाल दिया। A had the right to sell. B in such case will be entitled to reject the goods or take off the labels and claim। हाँ, B कौन है? B buyer है। एक सेकंड, N करेगा। A sells B to B tins of condensed milk label CDF brand and this is proved to be an infringement of N's trademark. It will be breach of implied condition that A had the right। एक सेकंड, तो सेल ऑफ गुड्स बोलते हैं कि भाई ये चोरी का ही है। ट्रेडमार्क वायलेट हुआ तो भी सेल ऑफ गुड्स बोलते हैं कि चोरी का ही है। नहीं समझा?
मैं गुड्स बेच रहा हूँ, मैं ओनर हूँ, तो एक्चुअली मैं बेच सकता हूँ, बराबर है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है अगर ट्रेडमार्क तुमने चुराया तो तुमको बेचने का अथॉरिटी नहीं है, तो एज गुड एज चोरी का माल है ऐसे समझ ले। तो अगर समझ लेंगे तो आई कैन नॉट सेल दैट, तो वहां पे ना एक्चुअली हैड दैट राइट नहीं, हैड नो राइट टू, समझा क्या? ए हैड नो राइट टू ऐड करो सेल, अभी क्लियर हो जाएगा। ए हैड नो राइट, सॉरी माय मिस्टेक, मतलब ए के पास राइट नहीं है बेचने की। सामने से ये एग्जाम्पल पेपर में लिखने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम ऊपर वाला एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल लिखना है तो तुम ऊपर वाला सिंपल से एग्जाम्पल लिखोगे ना, ये इंस्ट्रूमेंट वाला क्यों लिखोगे? बराबर है, बस उसके जगह पे हैड टाइटल नहीं, हैड नो टाइटल होना चाहिए। सर, हाँ, इसमें जो पहले वाला एग्जांपल है उसमें सिर्फ रिकवरी ऑफ द परचेज प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया मतलब परचेज प्राइस रिकवर हो गया, डैमेजेस मतलब कॉम्पेंसेशन हो, परचेज प्राइस पूरा रिकवर प्लस डैमेजेस, आने जाने का खर्चा जो तकलीफ हुई वो मिलेगा। पूरा मिलेगा, खाली परचेज प्राइस नहीं पूरा मिलेगा। और भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा ना, तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ हुई, जो भी हुई है जितनी कितनी वो मिलेगा, दोनों मिलेगा। नेक्स्ट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कितना लंबा दिया, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना लंबा तो करने की जरूरत ही नहीं, करना भी नहीं है। सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया और तुमने डिस्क्रिप्शन पे भरोसा करके गुड्स ले लिए, गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुए, गलती किसकी? तो गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, ये क्या है? कंडीशन है, बस मैच के जगह पे लिखने का करस्पॉन्ड, फर्स्ट पैराग्राफ कर लो, बाकी खत्म करो। अब उसमें भी इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू, समझा ना? अब सीजन बैट बोलिए टेनिस बैट ले लो, ऐसा थोड़ी चलता है, तुमने बोला था सीजन बैट हो गया, अभी टेनिस बैट दे दो, ऐसा थोड़ी चलता है। या इंग्लिश विलो बोला और कश्मीरी विलो दिया, जो भी है, या बासमती राइस बोला और फालतू सा कोई दूसरा राइस अभी ये ले लो, नहीं एक वजह चलेगा, तुमने डिस्क्रिप्शन देते टाइम क्या बोला? बासमती, इसलिए हमने बासमती ऑर्डर किया, अब तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं वो बासमती नहीं, वो ये ले लो, ब्रीच ऑफ क्या हो गया? कंडीशन। करस्पॉन्ड मतलब मैच दिया ना, उधर नहीं दिया, हाँ तो बस, तो करना कितना है? पहला दो लाइन, पहले दो लाइन और एक एग्जाम्पल। अब तुम पढ़ते टाइम दोनों एग्जाम्पल पढ़ो, लेकिन तुम पेपर में लिखते टाइम पहला दो लाइन लिखोगे और एग्जाम्पल लिखोगे। समझा? हाँ सॉरी पढ़ो पढ़ो, दोनों पढ़ना। सर, इसमें ये जो सेकंड एग्जांपल है उसमें कंडीशन टू वारंटी क्या है? किधर? Held that goods did not correspond to description and hence could be returned, or if buyer took the goods he could claim damages for it. हाँ पर बायर ने किया तो नहीं तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बायर बोलेगा जाने दे छोड़, शिप तो अच्छी है ना, बस तुमने बोला था टोटली कॉपर फैशन और दिया खाली पार्टली कॉपर फैशन, ठीक है, लेकिन ठीक है ना शिप, तो खाली डैमेजेस चलेगा, तो बायर का चॉइस होता है ना, बायर का चॉइस है, ब्रीच ऑफ कंडीशन तो जबरदस्ती थोड़ी है कि खाली दोनों करने ही चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ही चाहिए और
डैमेजेस लेने ही चाहिए। बायर बोल सकते हैं कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता, मुझे खाली डैमेजेस दे दो, चलेगा। वो टाइटल के केस में पॉसिबल नहीं हो, टाइटल केस में तो गुड्स वापस देने ही पड़ते हैं, बाकी केस में तो पॉसिबल। अब कॉपर फैशन क्या है वो छोड़ो, कॉपर कोटिंग उसमें हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डन। थर्ड पॉइंट क्या दिया है? सेल बाय सैंपल। बहुत बार सैंपल लेते हैं, सपोज स्टेशनरी वगैरह तुमको देते हैं जो क्लासेस से, तो ऑब्वियसली खुद नहीं बनाते ना क्लासेस, किसी ना किसी से ऑर्डर देते, तो वो कभी कभार पहले सैंपल बोलते भाई सैंपल भेज पहले कैसा है, फिर बाद में हम पूरा ऑर्डर देंगे। तो सैंपल अच्छा भेजा भेजा और मेन बल्क खराब दे दिया, उसमें बल्क वर्ड यूज करना है। तो बस ये कंडीशन है इम्प्लॉयड के सैंपल से बल्क करस्पॉन्ड होना चाहिए, नहीं हुआ तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, खत्म। इतना सिंपल है कॉन्सेप्ट। सर इसमें एक में भी सेक्शन करने ना सेक्शन, ना कौन बोल ये करने, इम्प्लॉयड कंडीशन करने। कंफ्यूजन होता है तो इधर का उधर का इधर नहीं लिखने का, इससे अच्छा मत। पहले हेडिंग में 14 to 17 लिखेगा। हाँ वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। मतलब एक लाइन लिख देने का कि सेक्शन 14 to 17 स्पीक्स अबाउट, अरे ऊपर लिख देने का 14 से 17 सेक्शन इसके लिए, और फिर बाद में कोई भी ऑर्डर से लिख। मतलब मैं यही करता था, हेडिंग में लिख देता था और फिर बाद में अंदर कुछ नहीं, अंदर सेक्शन चाहिए नहीं, क्योंकि फिर मैं सीक्वेंशियली थोड़ी याद रखूंगा। हो सकता है मुझे पहले सैंपल का पॉइंट याद है, मैं पहले सैंपल लिखूं, ये आदत है सैंपल चुनने की घर से, तो पहले तो पहले सैंपल का पॉइंट लिखो, फिर डिस्क्रिप्शन का लिखो, मेरी मर्जी, बिल्कुल चलेगा, बस सेक्शन में वो गड़बड़ी नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता था मेरी मेमोरी पे ऐसे नंबर से, तो भाई सेफर साइड। ये खत्म, सैंपल 2 पॉइंट है, दोनों करने हैं वो। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट नहीं, 3 है सॉरी। दूसरा पॉइंट चेक कर, बायर को अपॉर्चुनिटी होती है और बायर ने देखना चाहिए, वो ड्यूटी भी है टू चेक द गुड्स, और तू चेक कि भाई सैंपल से गुड्स मैच हो रहे हैं। अब उधर भी मैंने बोला था, अगर पेटेंट डिफेक्ट है तो बायर की गलती, लेटेंट यानी कि हिडन डिफेक्ट है तो बायर कैसे पता चलेगा, अब आसानी से देख के पता नहीं चल। नेक्स्ट, the goods shall be free from any defect, rendering them in unmerchantable. Unmerchantable मतलब unusable, which would not be apparent on reasonable examination. मिला? तो क्या बोलेंगे पता है? Latent defect. मतलब डिफेक्ट है लेकिन इजीली पता करने लायक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा as to sample. This condition is applicable only with regard to defects which would not be discovered by an ordinary examination. ये समझा? मतलब ये कंडीशन तब होती है जब बायर सिलेक्ट करे गुड्स को और इजीली डिफेक्ट पता कर नहीं सकते, उन्हीं केस में ये कंडीशन। तो ए बी सी तीनों पॉइंट करने हैं। अच्छा सर सी पॉइंट थोड़ा लापची मारे तो बिल्कुल चलेगा, उसमें पहला सेंटेंस कट कर सकता है, समझा क्या? दूसरा सेंटेंस का चलेगा, उतने मार्क्स मिलेगा, टेंशन हाँ ना, लेकिन दोनों करना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस कट कर दो तो थोड़ा डिफिकल्टी है पढ़ने के लिए, तकलीफें देने लायक, आगे का बोल लो। अरे एक्चुअली वो भी कर सकते हैं, यू आर राइट, ये खाली लास्ट पॉइंट से भी हो सकता है, सॉरी। तो पहले दोनों सेंटेंस कट कर दो, बट मत लिखना,
If the defects are later, the buyer can avoid the contract. मिला? हाँ, तो थर्ड पॉइंट में खाली उतना ही लिख. लेटेंट का ब्रैकेट में मीनिंग लिखोगे तो और अच्छा है. हिडन. लेकिन लेटेंट का उल्टा पेटेंट होता है, वो भी याद रखने का. पेटेंट मतलब डिस्कवरेबल, इजीली विजिबल. Done? चल नेक्स्ट पॉइंट. सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. भाई डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, सैंपल में सैंपल से मैच होना चाहिए, दोनों में मैच होना चाहिए. खत्म. तो दोनों का कॉम्बिनेशन लिख देने का. लेकिन पूरा नहीं खींचने का, एक ही लाइन लिखेंगे उसमें. इट शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर. चाहिए तो एग्जांपल पढ़ लो. डन. डन. एग्जाम्पल पढ़ लिए. अरे पूरा सेंटेंस सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम की चीजें उतनी करो. क्योंकि प्रैक्टिकली देखो ना, पूरा क्वेश्चन आ सकता है इम्प्लॉयड कंडीशंस का. तो सब थोड़ी लिखेंगे इतना. 4-5 पेजेस चले जाएंगे हमको कवर. लेकिन ऐसा नहीं करना. 7 दिए ना इम्प्लॉयड कंडीशन, 7 के 7 आने चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए. 3 मार्क के लिए पूछा तो भी उन्होंने बोला ना कि इम्प्लॉयड कंडीशंस, व्हाट आर द वेरियस इम्प्लॉयड कंडीशंस. तो 3 मार्क के लिए पूछने दो. तुमको एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं लिखना है, फिर 7 के 7 कवर कर ली. हाँ, सामने से उन्होंने खाली मर्चेंटेबिलिटी पूछा या सेल बाय सैंपल पूछा तो अलग बात. समझा? नहीं पूछेंगे फिर भी पूछा. सर 3 मार्क के लिए सिर्फ एडवांस. आप 3 मार्क के लिए 7 पूछे, इसका मतलब समझ जाना व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. नहीं पूछेंगे. लेकिन तुमको समझने की बात है कि 3 मार्क के लिए 7 कंडीशंस पूछे हैं, तो दे डोंट एक्सपेक्ट कि तुम पूरा लिखो. और लेकिन सर फिर भी सर थोड़ा रिस्क लग रहा है, तो एक काम करने का, हेडिंग लिखने का ही नहीं, एक सेंटेंस में ही कन्वर्ट कर देने का, और उसमें जो कीवर्ड है हेडिंग वाला वो हाइड कर देने का. तो एक लाइन हो जाएगा, 1-2 लाइन हो जाएगा. पर वो एक ही लाइन है, फिर इसमें एग्जाम्पल बिल्कुल लिखने का. और ज्यादा भी नहीं खींचने चाहिए. मतलब सेल बाय सैंपल में इतना भी नहीं खींचने का. सैंपल्स इट शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल, दैट्स इट. अगर सेल बाय सैंपल सेपरेट क्वेश्चन पूछा तो ए बी सी तीनों पॉइंट कवर विद एग्जाम्पल. 2 एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है. गिवन वन एग्जांपल. वन मोर थिंग, इट इज एडवाइसेबल कि एग्जांपल की जगह पे ये वर्ड लिखो. क्यों सर भारी लगता है इसमें? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ओरिजिनल एक्ट में इलस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, एग्जांपल नहीं बोलते. इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल बोला है. समझा क्या? तो पेपर में जब तुम एग्जांपल लिखोगे तो डोंट राइट एग्जांपल, राइट इलस्ट्रेशन. ये सिंगल एली है ना, डबल एली है ना. समझा ना? बस इतना ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं. इलस्ट्रेशन लिखना है. क्योंकि ऐसे ही नहीं बड़ा चलाने के लिए भाई, ओरिजिनल एक्ट में भी एग्जांपल देते तो हम ये बोलते हैं इलस्ट्रेशन क्लॉज बोला जाता है. नेक्स्ट, क्वालिटी और फिटनेस. पहले एक बात समझो, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, बट देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि रीजनेबल फिट होने चाहिए. रीजनेबल फिट का मतलब सर, रीजनेबल फिट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. फोन लिया तो फोन फूटना नहीं चाहिए.
फूटना मतलब गिर के ऐसा फूटने का नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा 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 टच किया फूट गया, रीजनेबल फिटनेस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एक्चुअली फूटना नहीं चाहिए। ओवरचार्ज कर लिया रात सुबह धमाका, हाँ सैमसंग में। अब ये क्या है, रीजनेबल फिटनेस होना चाहिए। अब तुम आर्ग्यू करोगे फिर फुटता फूट सकता है, तो पहले क्यों नहीं बोला, तो पहले क्यों नहीं पूछा। अच्छा वाह, तो ये भी पूछेंगे कि फोन बराबर चलता है ना, फुटता नहीं है ना, ये सारी चीजें पूछेंगे। यार ये तो ऑब्वियस है ना सर, ये फालतू चीजें थोड़ी पूछेंगे सर, ये तो ऑब्वियस है। तो जो ऑब्वियस है वही इम्प्लाइड कंडीशन। क्लियर है। अब देखा, ये थोड़ा भयंकर है। ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, मिला फॉर पर्टिकुलर पर्पस, क्योंकि बायर के हिसाब से गुड सूटेबल है या नहीं, ये देखने का काम बायर का है, सेलर का। समझ में आया। तुम टेनिस बैट लेके जाओगे और उससे सीजन क्रिकेट खेलोगे और बैट 2 दिन में टूट जाएगी, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। फिर तुम बोलोगे तो 2 दिन में टूट गई बैट, हाँ ऐसे कैसे टूट गई, नहीं टूटती, तुमने बोला तो एकदम जबरदस्त है, पत्थर मारोगे तो भी। वो तो बात बोलने की रहती है। टेनिस बॉल अलग चीज है, सीजन समझ में आया। तो इसमें किसकी गलती है, बाहर की। लेकिन सेलर खुद बोले, समझा ना। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ, however the condition as to reasonable fitness of goods for particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase and relied upon skills and judgment of the seller, full stop। आगे है देखना, even the implied condition will not apply if the goods have been sold under trademark or patent name, क्योंकि उसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। ट्रेडमार्क को रखना है। एक्चुअली ना ये गलत दिया है, एक्चुअली ना ये आगे है, लेट द बायर बीवेयर। लास्ट पैराग्राफ देखो ना, एज अ जनरल रूल इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर। इसको होल्ड पे रखो रे, इसको फिलहाल होल्ड पे रखो, तो समझ में आ गया होगा तो भी होल्ड पे रखो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। हम जब कैविएट एंटर कर लेंगे ना, मतलब इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि उसके बाद ही अच्छे से हो जाएगा। अब इसको होल्ड पे रखो। नेक्स्ट इज 6 क्या दिया, मर्चेंट यूजेबल, बेसिक यूजेबल होना चाहिए। बेसिक यूज जो होता है उसका वो, अब व्हाट इज मर्चेंटेबल यूजेबल है, नॉर्मली यूजेबल, जो एक नॉर्मल पर्सन यूज करेगा। वहां पे टर्म यूज हुआ है ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। व्हाट इज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, नॉर्मल दिमाग वाला है, नॉर्मल दिमाग, नॉर्मल जो पर्सन होता है। मेरे जगह पे कोई और होता है, ऐसे तुम बोलते हो, तो कोई और जो होता है वो नॉर्मल ही आदमी होता है ना। व्हेन यू से कि मेरे जगह पे और कोई भी होता, तो कोई भी में पागल तो नहीं आता, कोई भी में 3 साल का बच्चा तो नहीं आता, कोई भी में एक नॉर्मल पर्सन आता है, वही प्रूडेंस, ऑर्डिनरी प्रूडेंस। दोनों एग्जाम्पल पढ़ लो, बहुत सिंपल है, और तुम तुम्हारे दे दो एग्जाम्पल पेपर में, चलेगा। ठीक है ना, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। शाबाश, हाँ ठीक।
नहीं वो निकालेगी तो क्या अंडर एस्टिमेट क्या करती ये पढ़ लिया क्या रे? दोनों एग्जाम्पल पढ़े। अच्छा तो इतना कुछ लिखना है नहीं। मर्चेंटेबल मतलब बेसिक यूज होना चाहिए, बेसिकली यूजेबल। सो गुड्स मस्ट बी मर्चेंटेबल, ये इम्प्लाइड कंडीशन, पूछने की जरूरत ऑब्वियस है। वही तो बोला ना पहले, थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, वाटर बॉटल वाटर प्रूफ होनी चाहिए। ये बेसिक है, इसमें काय को पूछने की जरूरत है? फोन वाटर प्रूफ है या नहीं ये पूछो। वाटर बॉटल वाटर प्रूफ होगी, फोन पे कॉल लगेगा, फोन के तुम बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो। वारंटी कितना है, वो मेगापिक्सल कितना कैमरा है, फिर वो बोलेगा 24 मेगापिक्सल, बाप रे इतना दे दो। फिर बाद में पता चलेगा कि मेगापिक्सल का कोई लेना देना नहीं होता फोटो से। एनीवेज 8 GB रैम, बाप रे इतना, मेरे लैपटॉप में भी 4 है, अरे पागल, लेकिन रैम का डायरेक्ट लेना देना नहीं होता, प्रोसेसर वगैरह। एनीवेज छोड़ो, सब देखना पड़ता है। जब मेरे डैडी होते उसको 6 GB रैम है, अरे पर उसका कुछ 2 GB ऐसे ही रखा है वो। नहीं बस पढ़ा, चल। कंडीशन है होलसमनेस, ये इंटरेस्टिंग है। ये खाली ईटेबल को अप्लाई होता है, ये एक्चुअली ये और मर्चेंटेबल दोनों सेम है, तो अलग क्यों दिया है? ऊपर नॉन ईटेबल्स को, ये ईटेबल्स को अप्लाई हो। तो मतलब देखना एग्जांपल दिया, ये रियल केस है। ए सप्लाइड एफ विथ मिल्क, मिल्क के साथ टाइफाइड जम्स फ्री। वाइफ ने लिया, वाइफ खत्म। अब वो खुश हुआ दुखी हुआ पता नहीं, ब्रीच ऑफ कंडीशन। कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है दुखी हुआ। क्या वाइफ मर गई, वो खुश हुआ होगा या दुखी हुआ होगा, मुझे थोड़ी पता। नहीं मैं ऐसे बोला नहीं जा रहा। Anyways, छोड़ो, कैसी बात करते हो तुम। Anyways, छोड़ो। अच्छा ये रियल केस है। एल्सबेरी एल्सबेरी डेयरी, मिल्क तो डेयरी भेजेगी ना, डेयरी कंपनी वर्सेस, एक सेकंड, फ्रॉस्ट वर्सेस। ए मतलब एल्सबेरी डेयरी है, एफ मतलब फ्रॉस्ट, तो क्यों लिखेंगे इंपॉर्टेंट केस। अच्छा सर पूरा याद नहीं रहता, तो ये तो याद रह जाएगा ना, फ्रॉस्ट वर्सेस एल्सबेरी डेयरी इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए बोल रहा हूँ लिखो। और इंस्टीट्यूट ने कवर भी किया, खाली नाम नहीं दिया। हमको सामने से नहीं लिखना रहेगा, ये भी एयर पर लिखना है, इसीलिए बोला है। टाइम पास के लिए थोड़ी बोलूंगा मैं ऐसा। सबको नाम याद नहीं रहा, तो यार लिख सकते हो सर वो डेयरी में एग्जांपल, डेयरी में हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन तुम डेयरी मिल्क वगैरह तुम चॉकलेट लिखो, चॉकलेट में जम दे दिया वो लिख सकते हो। बिल्कुल हो सकता है, पेपर में चॉकलेट लिखने का, डेयरी मिल्क नहीं है, ब्रांडिंग नहीं करने का, हमको फिर पैसे नहीं मिलते उसके। नहीं नहीं मत देना, एकदम परफेक्ट है, लेकिन मत देना। तो दूसरे एक्ट के अंडर सूट फाइल हुआ था, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सूट फाइल हो, कंप्लेंट फाइल हो। तो ये एक्ट अलग है, इसलिए मत लिखो। लॉजिकली 100% करेक्ट है। सेम एग्जांपल को विदाउट डेयरी मिल्क का नाम लिखो, क्योंकि उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर फाइल ही नहीं हुआ ना, कोर्ट में फाइल नहीं हुआ था, वो फाइल हुआ था कंज्यूमर फोरम में।
तो कंज्यूमर फोरम कोर्ट नहीं होता, इसीलिए मत दो, आगे कोई रीजन। बाकी एकदम 100% परफेक्ट है, सेम लीक, खाली चॉकलेट लीक उसमें वर्म्स, परफेक्ट एग्जाम। मतलब पेपर चेकर खुश हो जाएगा कि बच्चे को ये भी पता है कि वो डेयरी मिल्क का केस उसको रिलेट रिलेट पता सब है, पता होना और उसको रिलेट करना दोनों अलग चीज है। सर तो ये वाला केस अंडर नहीं, वो फाइल हुआ था इसके अंडर नहीं, एज पर माय नॉलेज वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर फाइल हुआ। ये वाला इसके अंदर फाइल हुआ। किसके अंडर? हाँ ये वाला इसके, ये तो कौन नहीं, ये नहीं है, लेकिन सेवा गुड्स एक्ट में ये पहले से दिया है। ये मुझे नहीं पता किसके अंडर फाइल हुआ था, लेकिन ये बहुत पुराना केस है। लेकिन वो बताइए क्या करने के, दिया है तो दिया है। ब्रिटिशर्स के केस है, ब्रिटेन का केस है, इंडिया का थोड़ी है। हाँ पता चलता है। वो वाला बंद कर दिया। तो रहने देना, ये भी नहीं चाहिए। एसी चालू है ना, तो काय को आजकल क्या चल रहा है पता है ना, क्या? कोल शॉर्टेज है। हाँ, तो कम करो ना यूज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का। अरे ऐसे अब तो नहीं, वो मरना नहीं है अपने को, दोनों बंद ही करने हैं। पंखा चालू कर दो। जितना हो सके उतना कम यूज करोगे तो अच्छा ही रहेगा। क्लियर है, मतलब मेरी नहीं बात करो, सीएम ने बोला है ये, ऐसे नहीं, मैं डिक्लेरेशन दिया है, कम यूज करो इलेक्ट्रिसिटी। कोल शॉर्टेज नहीं, हमको क्या रहता ना, हमको पता रहता है इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमको ये नहीं पता रहता कि इलेक्ट्रिसिटी अपने पास आती कैसे है। तो जब नहीं आती ना, तो पता चलता है कि कोल शॉर्टेज वगैरह हुआ। इन जनरल बोल रहा हूँ, फार्मिंग का भी अपने को किधर से पता होता, कहाँ से आती है चीजें। एक बार ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, पूछ रहा हूँ, नहीं पता आपको पता है कि तो कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है और जो सोलर से जो बनती है उसमें फर्क रहता है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, इधर से भी बना। देती है सोलर। सोलर महंगा पड़ता है ना, कोल सस्ता पड़ता है ना। पर जो एनर्जी आएगी उसमें कोई डिफरेंस रहेगा? नहीं, लाइट चालू होगी और उतना पावर तेरे पास है क्या कैच करने का? सोलर में नहीं है ना उतना, बहुत ज्यादा जगह बहुत ज्यादा जाती है ना सोलर पैनल से। और अभी तक उतना उस पर रिसर्च चल रहा है अभी तक, और चल रहा है, मोदी सरकार में चल रहा है। और इसका क्रेडिट मोदी सरकार को कोई देने की जरूरत नहीं है, जरूरत है इसलिए चल रहा है, क्योंकि कोल शॉर्टेज होने ही वाला था। वो तो जब गवर्नमेंट ने चालू किया ना सोलर पे फोकस, तभी पता चला था कि कोल शॉर्टेज है, दिखा अभी। उसके बहुत सारे रीजन है, इंटरनेशनल लेवल पे रीजन है, चाइना, बहुत सारे कंट्रीज का के वजह से इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है। चाइना और इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज है, चाइना और इंडिया में सबसे ज्यादा कोल बनता है, और चाइना में और इंडिया में सबसे ज्यादा कोल इंपोर्ट भी होता है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हमने कम यूज करना चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे भी अच्छा ही इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करना, क्योंकि एसी में रहना वैसे भी इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। एसी इज नॉट गुड फॉर आवर, फिर भी थोड़ी देर लगाया बंद किया वो अलग। और मैं तो क्लासेस में एसी एंजॉय करता हूँ, घर पे एसी नहीं है, और लूंगा भी नहीं कभी, लूंगा भी। वो पर्सनल चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम 6 घंटे यूज करते हो तो एटलीस्ट 2 घंटे पे आ जाओ। यू विल सेव, तुम्हारा पैसा बचेगा ना। उल्टा कौन सा बोल रहे हैं, कुछ देश सेवा करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। 4 घंटे एसी कम चलाओगे तो तुम्हारा वैसे भी पैसा बच गया ना, हर महीने का बिल कम हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगे। तुमको क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्ट खुश हो जाएंगे। मेरी बहन होती है ना, उसको भी एसी नहीं लगा, फैन 24 घंटा चाहिए उसको, ऐसे नीचे ठंडे 12 महीने उनका जोरदार चाहिए। नहीं पसीना आता है, पहले आने तो दे, आने से पहले ही फैन 2 मिनट के लिए भी रूम में गई तो पहले फैन चालू करती है। अरे पर थोड़ा 2 मिनट पसीना आना अच्छा रहता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, कुछ चुप रहते रहो, ठीक है। छोड़ो, एक तो साइज
पर्सनली मत ऐसे बोल तो वैसे भी पसीना है तो अच्छा है। Anyway, छोड़ो। तो जनहित में जारी किया है मैसेज मेरी तरफ से सजेशन, नो कंपल्शन, जितना हो सके उतना कम करो, क्योंकि कोल शॉर्टेज अगर होगा तो सबको प्रॉब्लम होने वाली। तो इट्स अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन कि तुम जितना यूज कर रहे हो उससे कम यूज करो। छोटी छोटी चीजें है, फोन पावर सेविंग पे डाल सकते हैं। फोन जिस वक्त यूज नहीं कर रहे तभी फोन में एक और मोड होता है अल्ट्रा पावर सेविंग, तो और बैटरी बचती है, और बैटरी बचेगी तो अपना तो फायदा ही है ना, नुकसान तो किसी का नहीं है ना। और सच में जरूरत नहीं रहती 12 घंटे 10 घंटे एसी में बैठने की, कुछ देर ठीक है एसी ऑन किया बाद में बंद कर दो, थोड़ी देर के बाद कूलिंग तो फीलिंग आ गया ना। तो पसीना पहले आया था क्योंकि घर से बाहर से जाके आ गए, बहुत पसीने में लग, थोड़ी देर एसी लगाया, अब बाद में अच्छा लगा, अब बंद कर दिया, फैन चालू किया थोड़ी देर। छोटी मोटी चीजें जहाँ से फर्क पड़ता है तुमको भी पता चलता है, अगर तुम सोचोगे उस डायरेक्शन में तो तुमको पता चलेगा हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। सीरियस प्रॉब्लम है ये, ऐसी बात करने के लिए लेक्चरबाजी के लिए नहीं, इट्स अ सीरियस इशू। जब तक सोलर एस्टेब्लिश नहीं होता उसको कम से कम 4-5 साल और जाएंगे कम से कम, क्योंकि सोलर पे ये नहीं चलेगा, मुश्किल है। सोलर पे टीवी चल जाएगा, फैन वगैरह तो चलते हैं सोलर, इजीली चलते हैं। अरे कर रहा है लेकिन अभी तक टाइम लगेगा, पैनल्स बहुत ज्यादा लगते हैं। तो वैसे तो एक एक अप्रोच ये भी है कि सोलर पे बाइक चलाओ, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैच करने के लिए यू विल रिक्वायर ह्यूज पैनल, वो बाइक पे कैसे लगेगा? वो लगेगा तो फिर बाजू में गाड़ी, वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाकी सारे इससे सोलर में कि फिजिबल नहीं है आज की तारीख में सोलर। तो अब ऑप्शन क्या है अभी हम क्या करेंगे, अपने हाथ में एक ही ऑप्शन है भाई, कम यूज कर, लिमिट में रहो। नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो फिर तुमको ज्यादा साल जीना है मेरे से, नहीं समझा? तो तुमको तो मेरे से ज्यादा अच्छे से सोचना पड़ेगा। नहीं मुझे भी जीना है और कम से कम 50 साल, फिर बाद में मैं संन्यास ले लूंगा। तो और भी जीना है, ऐसा थोड़ी है। सोचूंगा, मतलब सोचूंगा, लूंगा जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं घर पे बैठ के बस आज संन्यास ले लिया, हिमालय कौन जाएगा मगर? अभी नहीं, अभी ठंडी लगती है मगर नहीं। किधर इगतपुरी you're talking about? मैं जाके आया हूँ 10 दिन एडवेंचर, मेडिटेशन करते हैं 10 दिन करना पड़ता, कुछ नहीं बोलने का। हाँ कुछ नहीं बोलने का, वो सोच में से किया होगा। वो बात है कि मैं थोड़ा थोड़ा 5वें दिन के बाद थोड़ा थोड़ा चीटिंग करता था और रोज पकड़ा जाता था। फिर वो बोलते थे, प्यार से बोलते थे मतलब आप इतना अच्छा करते हो सब बाकी सब, तो आप क्यों ऐसा, समझा ना, ये क्यों क्या करते हो? मेरा ना इस पे पेट चलता है। तो ये सब आपका ठीक है, आई रिस्पेक्ट ऑल दिस थिंग्स, लेकिन मेरा इसके ऊपर पेट चलता है, तो नहीं बोलूं ना तो भूल जाऊंगा मैं बात करना, फिर प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं बोलने का, बात ही नहीं करने का 10-11 दिन, बिल्कुल नहीं बात करने का। और मैंने भी 5वें दिन से चीटिंग किया तो क्या पे नहीं मारता था, तो थोड़ा थोड़ा नहीं बोलना नहीं रहता है, उसमें बहुत कुछ करने लायक होता है, और उसमें एक डोंट के लिस्ट में नहीं बोलने का है, तो उसमें नहीं बोलने के लिए नहीं गया मैं उधर 10 दिन, उसमें और भी कुछ करना रहता है, और नहीं बोलना इज अ रूल। शाओलिन टेम्पल वगैरह मूवीज देखे होंगे ना, उसमें देखो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कुछ वैसा फीलिंग आता है, लेकिन उसमें रिगरस करना पड़ता है, इसमें बैठना पड़ता है। तो दिस इज मोर, क्या बोलते हैं उसको, तुम पागल हो जाते हो, तुम्हारे अंदर बोर हो जाता है। फोन नहीं यूज करने का, बुक भी नहीं पढ़ने का, कुछ बुक भी नहीं पढ़ने का, फोन तो पेपर नहीं खाने का, खाना उनका इंटरेस्टिंग क्या होगा सोचो। ठीक है नाइस टू एक्सपीरियंस 10-11 दिन जिसमें मेडिटेशन क्या होता है,
जो मुंह के अंदर होते हैं ना, when you don't speak for a long time. नहीं, पहले 5-6 दिन में मुझे कुछ नहीं पता था कैश, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब कुछ नहीं होता ऐसे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने। तू बात नहीं करेगी तो ऐसा होता है? नहीं रे, इतने सारे लोग मेरे साथ कर रहे थे और मैं भी तो एकदम लिमिटेड बोल रहा था। So maybe 10 days में नहीं होता होगा, पर 1 month के लिए जो करना था। हाँ, 1 मंथ नहीं पता, वो नहीं पता, वो मुझे करना भी नहीं है पागल। 1 महीना कौन रहे, वो 10-11 दिन में ही बोर हो गया। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे लोग अंकल वगैरह थे ना ऐसे जगह पे, कौन, और मैं पिछले कितने 7-8 साल पहले गया था, तो ऐसा भी नहीं कि कल परसों की बात। तो फिर वो बोल रहे थे कि बेटा तुमको एक बार और आना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, नहीं क्या बात कर रहे हो बोलो ना। यही मुश्किल से सरवाइव कर रहा हूँ मैं। नहीं, तुमने अच्छा किया, क्या अच्छा किया, क्या मेडिटेशन करते हो बार बार, तो 15 घंटा थोड़ी मेडिटेशन करेगा, बीच में के गाने गा रहा था मन में, कहाँ से निकल फिर से किधर से गाने, तो कौन से दलिंदर बकवास सीक्रेट के गाने भी याद आ रहे थे। तो क्या करेंगे, तुमको सोचना नहीं है, मतलब थॉटलेस रहना है। अब दिस इज इम्पॉसिबल फॉर एटलीस्ट यंग पर्सन। थोड़े बूढ़े वगैरह हो तो ठीक है, थोड़ा मुश्किल, एकदम छोटा कुछ ना कुछ तो चलता रहता ना। छोटा बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है अच्छे से, बूढ़ा आदमी थोड़ा सा कर सकता है, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, ऐसा उनका कहना है, मेरा नहीं। लेकिन यूथ को सबसे डिफिकल्ट रहता है एक जगह पे बांध के रखना, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। फिजिकली रह सकता है, फिजिकली छोटा बच्चा नहीं रहता, पर फिजिकली छोटा बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है इमोशनल या मेंटली। यूथ मेंटली कॉन्सेंट्रेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है। एनीवेज, तुम लोग को भी एज अ स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन है ना, नहीं समझा, तुमको नहीं, इसको बोलो, हाँ इसको बोलो, समझा नहीं है ना, डिस्ट्रैक्शंस। नहीं, डोंट माइंड, टेक इट पर्सनली। तो क्या ऑलवेज के डोंट टेक इट पर्सनली, क्या मुझे तो क्या बड़ा इंस्पायर कैसे हो गया अंदर जाने के लिए? मेरा फ्रेंड गया था, वो 6 डे पे वापस आ गया, उसका जीजू गया था, मतलब हाँ, वो 2 दिन में वापस आया, फ्रेंड का जीजू है, तो वो 2 दिन में वापस आ गया। वो भी एक अच्छा एडवेंचर पर्सन था उसका जीजू, तो वो 2 दिन में आ गया, ये 5-6 दिन में आ गया, तो मुझे, मैं जाऊंगा पूरा रह के आऊंगा। कुछ भी बहुत साल हो गए थे, कुछ थ्रिलिंग किया नहीं था, तो सोचा ये कर लेते, ये अच्छा मिला। तो उसके बाद थ्रिलिंग क्या किया, शादी। और क्या बचा फिर उसके बाद कुछ थ्रिलिंग नहीं बचा ज्यादा। अब तो घर में है शैतान, नहीं उसको थ्रिलिंग नहीं बोलो, हर कोई करता है, उसको क्या थ्रिलिंग बोलेगा, शादी भी हर कोई करता है, लेकिन वो एक अलग होता है, क्या ना, तो कुछ बचा। एनीवे छोड़ो, वो अच्छा था फ्री में रहने का, ऐसा भी नहीं पागल, फ्री खाना भी फ्री, खाना ठीक था, लेकिन वो रोटी को सफेद सफेद दिखता था, मतलब डैंड्रफ नहीं, मतलब समझो, हाँ आता ऐसे, मतलब सोचो कि कितना अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छी थी, टेस्ट, और हम तो टेस्ट के लिए भी खाते हैं ना, क्वालिटी के लिए थोड़ी खाते। क्वालिटी के लिए खाएंगे तो बॉइल खा लेंगे, वेजिटेबल्स बॉइल थोड़ी खाएंगे, हमको तो स्पाइस चाहिए ना। भयंकर था, तो भी जाके आइए क्या, मत जाना, मेरी बात और है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेरी वो फियांसी थी, वही थी जो, तो उसने मेरे फ्रेंड को फोन किया, कॉमन फ्रेंड था जो जाके आया था, तो उसको बोला भी कि ठीक ठाक लौटेगा ना, कुछ भरोसा नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। उसी दिन तक पार्टी करे, उस दिन भी उसने पार्टी नहीं किया, तो भी मैं उसको जाके काउंसलिंग करके आऊंगा, मैंने उसी दिन छोड़ आधे घंटे में जाके पूछ लिया, हाँ चाइनीज खा के, हाँ पागल है।
उस दिन में रोक के रखा था 10-11 दिन बॉडी बीमार पड़ता, मैं हॉस्पिटलाइज करना पड़ता मुझे इतना अच्छा खा के। आदत भी है। सर वो तो ठीक है, क्रेविंग से ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हाँ जब आप 10 दिन रहे थे, हाँ 11 दिन, प्रैक्टिकली 11 दिन होते। 11वें दिन तो बिंदास बात करने का ऑफिशियली, मतलब होता भी आपस में पहचान करो वगैरह वो सब रहता। वो अच्छा रहता था, वो टाइम पास है। नहीं टाइम पास नहीं है एक्चुअली, और कुछ अलग करने के लिए वो अच्छा था। फ्री में है तो ना, चार्जेस होते तो मैं पागल है कि 10 रुपये ना डालूं। लेकिन नाइस टू एक्सपीरियंस, वो वही फील आता था मुझे वो जाके, वो तो वो शाओलिन टेम्पल वगैरह रूल्स फॉलो करो, ये नहीं करना। पर मैं इगतपुरी नहीं किया था, सॉरी, मैं यहाँ पे गया था, खड़गली में गया था। तो इगतपुरी का स्ट्रिक्ट है एकदम, उधर नहीं मिलता। अब मैं जा सकता क्योंकि मैं एक प्रोग्राम कंप्लीट कर चुका हूँ। तुमको अकेले को एक रूम में बैठा रहना पड़ता। नहीं वो सबको नहीं देते, वो कुछ लोगों को होता है एक रूम में, मतलब एक तो 120 दिन का भी होता है, कुछ 115-120 दिन का, वो खुद जाके आते कुछ रूम में रहने का, वो खाली खाना दे देंगे उतना रहने का, बाकी ऑब्वियसली हाँ डिप्रेशन में चला जा सकता है। तो ये वाला नहीं वैसा नहीं, तुम खुद जानते हो ना। और दूसरी बात ये है कि तुमको कुछ करना पड़ता है, ना करने के बारे में नेगेटिवली नहीं सोचना, तो जो करना है अब वो सब चीजें नहीं बोल सकता बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। इट वाज नॉट अलाउड टू डिस्कस विद यू कि वहां पे क्या एक्सपीरियंस है पॉजिटिव साइड। उन्होंने बोला ये नहीं बोल सकते, और फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हर एक के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं वहाँ, वो नहीं बोल सकते। रूल फॉलो नहीं है, punishment नहीं नहीं कुछ पनिशमेंट नहीं, हाथ जोड़ के बोलते थे चुप रहो। मैं ओके बोलते कुछ नहीं पनिशमेंट। बार बार ऐसे बैठेंगे तो नींद भी आएगी ना, तो फिर मैं वो ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाता, फिर वो बंदा वो जो साधक आते थे वॉलंटियर्स नहीं है? सो नहीं सकते, मतलब सोने के लिए है ना 6-7 घंटे रात को, वो बाकी नहीं सो सकते। दोपहर को नींद नहीं लगती है, दोपहर को नींद कब लगती है पता है, तो रात को तुमने पूरा नाइट मारा तो, या फिर खाना जोरदार हुआ तो। हाँ। क्या खाना था उधर, तो क्या ज्यादा खाएगा, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, और डिनर नहीं होता। और डिनर नहीं, खाली लंच, ब्रेकफास्ट लंच, और बाद में 5 बजे कुछ मुरमुरे देते थे। मुरमुरा होता है ना, मुरमुरा, मुरमुरा खाना, हाँ वो। नेक्स्ट लेवल, एनीवे छोड़ो। So ऐसा similar in village भी है, जहाँ पे free में जाके रहना होता है, but you need to do the work for that village. इसको बहुत सारा नॉलेज है। तो जाना है। नहीं जाके आ सकती हो, मैं जान लिया। There's a different village जहाँ पे you can stay for free, but you need to do work for that. That's interesting. और वो villages किधर है वो? साउथ में, हाँ साउथ में। अच्छा सॉरी, मतलब ग्रीनरी, हाँ बिल्डिंग्स नहीं है, हाँ वो हट्स। मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहता है, खाना। खाना नहीं मिलता, पर बनाते हैं सब। खाना अच्छा रहेगा तो मैं जंगल में जा सकता हूँ, मोबाइल नहीं चलेगा, बुक नहीं चलेगा, खाली काम चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस 2 टाइम का खाना अच्छा हो, 1 टाइम का भी अच्छा हो तो भी चलेगा। 1 टाइम का हम लोग फ्रूट्स वगैरह ठूस लेंगे, और रात को ना पेट में इतना जोर से आवाज आता है कि मैं इधर आवाज है तेरे को उधर सुनाई देगा लिटरली। अब 5 बजे में क्या बोलते रहे उसको, वो खाऊंगा, और लंच भी एकदम फीका फीका, ब्रेकफास्ट भी खरबूजा वगैरह खाता था मैं, हाँ वो बनाना वगैरह वो सब मैं खाता था। फिर उसके चाय रहता है, चाय सुबह रहता है, शाम को नहीं, शाम को चाय भी नहीं, 1 टाइम चाय वो मिलता था, लेकिन मैं चाय नहीं पीता,
तो मेरे को मेरे बड़े भाई को ही होता है। सब लोग चाहिए। हाँ होता होगा, पर हम लोग में ऐसा नहीं होता। बिना घूम के बिना के रहने का। हाँ हम लोग में ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं होता। चमकी मिल जाए। मतलब मेरे रिलेटिव्स को मैंने बोला, बूढ़े लोगों को मुंह में बोल रहे पागल है क्या, ऐसा मत कर अभी। हम लोग में ऐसा नहीं होता, इसके आसपास भी नहीं होता कुछ भी। तो इसलिए तो थ्रिलिंग था ना। अब तेरे लिए थ्रिलिंग नहीं है वो, तो तू कुछ कर चुका है, मैंने नहीं किया था, मुझे अभी करना नहीं है। एटलीस्ट बोला ना अगले 40-50 साल के बाद देखूंगा मैं, बचा तो कहीं पे भी नहीं जाओगे क्या? तब तक कहीं पे भी नहीं क्या? देखते हैं, जाने का। सोचेंगे कुछ और करेंगे। ये भी देखा ऋतिक रोशन का ZNMD जिंदगी में। हाँ वो बोलते हैं ना ऐसा गाना सोच के गाने कितना भी जो भी मजे वो अभी सर को आपको क्या बता बाद में बचेंगे या नहीं, तो अभी सब खर्च कर डालने का, बाद में रोने का। बोलने के लिए ठीक है वो, अभी सब खर्चा करेगी चलेगा क्या? पार्टी के लिए गए थे बैचलर नहीं है थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज, गलती की सर मतलब मेडिटेशन बैचलर पार्टी के लिए गए थे। पागल है ये तो बहुत पहले किया था, मतलब वो एंगेजमेंट के पहले थोड़ा, अब उसके बाद एंगेजमेंट पे शादी, बैचलर पार्टी वो नहीं करेंगे तो फिर अब ये ज्यादा पर्सनल हो रहा है। बैचलर पार्टी वगैरह इज टू पर्सनल। लेकिन ट्रिप नहीं हुआ था, पार्टी हुई। नहीं सब बातें बताई नहीं जाती, इम्प्लाइड नजर लग जाती। ऐसा क्या हुआ फिर? अच्छा नहीं मुझे नहीं पता वो नहीं। चलो मुझे वो गाना पता है, अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी। पॉइंट पे आते हैं, मर्चेंटेबल होलसेमनेस क्लियर है। इम्प्लाइड वारंटी और वो करके खत्म करते हैं। केवी टेंडर तो नेक्स्ट लेक्चर ही करेंगे, मैं कैलकुलेटेड टाइम पास करवाता हूँ। मुझे पता है केवी टेंडर थोड़ा जल्दी में हो जाएगा, करना पड़ता है, ये कर लिया केवी टेंडर नेक्स्ट लेक्चर। ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए। इम्प्लाइड वारंटीज, अगेन वारंटी वापस एक बार बोल रहा हूँ, दैट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस, सो दैट इज नॉट द मेन थिंग। गाड़ी में प्रॉब्लम है तो कंडीशन है, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन गाड़ी के ऊपर लोन लिया था तो वो भी एक तरीके का कोलैटरल प्रॉब्लम ही है, वो इम्प्लाइड वारंटी ब्रीच हुआ है। ओके सो इम्प्लाइड वारंटीज मैं डायरेक्टली यू कैन गो टू द 4 इम्प्लाइड वारंटीज, वो कर लो, बात खत्म। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, डेंजरस नेचर भी है उसके पहले, वो तो लास्ट है डेंजरस नेचर। नहीं हाँ 1 to 4 पूरा करते, सॉरी। अनडिस्टर्ब पोजीशन, व्हाट इज अनडिस्टर्ब पोजीशन? भाई मैंने गाड़ी इसको बेच दी है, मेरी नेबर है सपोज, मैंने इसलिए इसको बेची कि मुझे मेरे गाड़ी भी प्यारी थी और ये बाजू में ही रहती है ना, तो बेच भी थी और आजू बाजू में रहे दिखे भी, तो इसको गाड़ी बेच दी। अब ठीक है बेची, गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, सब कुछ अच्छा है, तो कंडीशन तो परफेक्ट फुलफिल हो गई है, लेकिन मैं इसको बार बार बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहता हूँ कि तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, बाजू में बैठ, मैं तेरे को बता दो गियर कैसे डालने का, बहुत चेष्टे करते। अब इसको इतना 2 बार सुनेगी, 3 बार छोड़ेगी, बाद में भेज देगी, निकलो। मेरी गाड़ी है, मैं इसको चलाऊं अंदर कचरा रखो, आपको क्या करने का? बात एकदम सिंपल है, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। अब अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ इन हर पोजीशन, वो क्या हो जाता है? ब्रीच ऑफ वारंटी। अभी ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है,
नहीं, गाड़ी ठीक है, बस मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ उसको पोजीशन में, तो शी कैन क्लेम damages from me. She cannot repudiate the contract or cancel the contract. समझा? क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम होता तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसको डिस्टर्ब कर रहा, वो भी तो गलत है सर, हाँ तो डैमेजेस क्लेम कर सकते, समझा? खत्म। इसको क्वाइट पोजीशन बोलते हैं, सेकंड लाइन पे लिखा है क्वाइट पोजीशन, वो उसको अंडरलाइन कर, क्योंकि पेपर में ऐसा दे सकते हैं क्वाइट पोजीशन, तो तुम बोलोगे ये क्या है, सेम है, सेम। सेकंड, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस मतलब वही बर्डन, बर्डन मतलब लोन लिया है गाड़ी का, गाड़ी गिरवी रखी है, फाइनेंशियल बर्डन बोल सकते हैं। तो बायर जब परचेस करेगा तो ये पूछने की जरूरत नहीं कि गाड़ी पे लोन लिया था या नहीं, यू विल अज्यूम उनके गाड़ी पे लोन लिया नहीं था, तुम गाड़ी के बारे में पूछोगे ना कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, टायर कब रिप्लेस किए थे वगैरह, ये यू आस्क सिंपल क्वेश्चन, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, दिस वुड सिंपल क्वेश्चन यू वुड आस्क, और यू विल चेक कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। अब तुम ये थोड़ी देखोगे कि उसके ऊपर लोन लिया था या नहीं, यू विल ऑब्वियसली अज्यूम। चलो पढ़ो, और एग्जांपल दिया है, देना भी चाहिए था। in favor of any third party मतलब बैंक हो गया, अबे Not necessary. तो कोई बैंक, कोई भी हाँ इंश्योरेंस बैंक या कोई भी, बस एग्जांपल, तो ए ने सी से लोन लिया होगा, बराबर, और बदले में गाड़ी प्लेज की, ये समझा ना, हाँ बराबर। अब डिलीवर करनी है उसको कल, अब शाने ने आज ही रात को वो कार किसको भेज दी, बी को भेज दी, सोल्ड। अब इसने पूछा था कैसे बेच सकते हैं, बेच ओनर है ना, तो सपोज बेच दिया, और बी ने बेचारे ने गुडफेथ में खरीदा होगा तो उसको नहीं पता, तो यहाँ पे ना ब्रीच ऑफ वारंटी तो है। बी के हाथ में दो ऑप्शन है, एक वो ए को बोल सकते हैं आपका लोन है आप चुकाओ, यू रीपे, समझा ना। दूसरा वो बोल सकता है कि चलो मैं चुका देता हूं, वो ये बोल सकता है कि चलो मैं चुका देता हूं, एक से, हाँ बराबर, मैं चुका देता हूं, बाद में आपसे रिकवर करूंगा, खत्म, रिकवर विथ कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ तकलीफ हुई उसका, समझा ना। अब इसमें गाड़ी वापस देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी में प्रॉब्लम था तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, गाड़ी तो परफेक्ट है, कल ये प्रॉब्लम, ऐसा एक्चुअली ना फ्लैट में ज्यादा होता है, लेकिन फ्लैट का एग्जांपल दे नहीं सकते क्योंकि फ्लैट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी से खरीदा, उसने लोन लिया था, लोन पे लिया था फ्लैट, और लोन पे लिया था लेकिन अभी इंस्टॉलमेंट बाकी है, क्योंकि फ्लैट का इंस्टॉलमेंट भरते भरते बहुत साल निकल जाता है। सपोज ये फर्स्ट ऑफ में एक पे नहीं कर पा रहा सी को, तो सेकंड ऑफ में को करना ही नहीं लोन पे, नहीं करना तो बोलेगा ना बी कि तुम्हारा लोन है तुम पे करो, हाँ तो सबको तुम्हें नहीं करेगी, अबे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल होगा, ओनर कौन है गाड़ी का, बी है तो गाड़ी को रखेगा वो। अब तुम सोचो ना, सी ने लोन दिया है, सी को लोन के रिकवरी में इंटरेस्ट है गाड़ी में, रिकवरी में, तो सी को कोई और दूसरा ऑप्शन मिलेगा लोन रिकवर करने का, हाँ वो तो ऐसे ही मांगेगा, लेकिन उसको भी तो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, उसके पास गाड़ी गिरवी रखी थी, वो इसके पास चली गई ना, तो थोड़ा तो टेंशन आएगा ना, तो जाएगा तो सही, समझ ना। तो ये हो सकता है, बी को तकलीफ होगी,
होगी, होने वाली है, अनलेस एंड अनटिल उसी दिन ए अपना पेमेंट सी को करवा दे तो बात ही अलग है। तो बात ही अलग है, तो सी का लेना देना ही नहीं ना, वो तो पिक्चर से हट ही गया। लेकिन तो फिर वो ब्रीच ऑफ वारंटी भी नहीं आएगी। इधर से पैसा आया, इसको दे दिया, भाई तुम निकलो, तुम एंजॉय करो, तो ब्रीच ऑफ वारंटी है ही नहीं। यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाते, मैं तो एक्स्ट्रा जाके बोल रहा हूँ कि ये बी के पास ऑप्शन है। लेकिन बी ने गुड फेथ में लेना चाहिए, बी में गुड फेथ में लिया होगा। बी को पता था तो भाई बी भुगतेगा, बी भर के देगा, क्योंकि तुमको पता था कि जो गाड़ी तुम परचेज कर रहे हो उसके ऊपर लोन लिया है और तुम नेग्लिजेंटली वो गाड़ी ले लेते हो, तो बेटर पोजीशन पे कौन आता है? सी बोलेगा अभी काट दे तुम मुझे, पी बोलेगा मेरी क्या गलती, मैंने थोड़ी लोन लिया था, तुमने लोन नहीं लिया था बराबर है, लेकिन तुमको पता था ना कि प्लेज हुआ है। तो जब तक लोन रिकवर नहीं होता मेरा, तब तक गाड़ी मेरे पास है, उसके बाद लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी नहीं बेचूंगा मैं, टेंशन मत, गाड़ी तुम्हारी है। लेकिन तुमको पता था कि लोन है उसके ऊपर, फिर भी तुमने गाड़ी ली, तो तुम तो गुड फेथ तो हो ही नहीं, तुम तो बोनाफाइड हो नहीं, तुम कौन हो? नेग्लिजेंट हो। नेग्लिजेंट को लॉ सपोर्ट नहीं करता, बोनाफाइड वाले को करता। तो सी गाड़ी नहीं ले सकता अगर बोनाफाइड है भाई बी को, लेकिन तकलीफ होगी बी को, तो डैमेजेस में। कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, हाँ तो फिर सी तो कार ही लेगा। गया ना, फिर नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते, नहीं वो नहीं कर सकते, क्योंकि बी के पास से इसलिए नहीं कर सकते, वरना कर सकते। गुड फेथ में बी ने काम किया है तो, वरना फिर सी ले लेगा, वरना सी ले लेगा। क्योंकि देख ना, अभी दो लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, बी एंड सी। ज्यादा जेन्युइन कौन है? सी, अगर ये गुड फेथ वाला नहीं है तो, नहीं तो ज्यादा जेन्युइन बी है, क्योंकि वैसे भी सी को गाड़ी में इंटरेस्ट थोड़ी है, उसको कार नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मिल जाएगा। सी का पैसा तो लोग फुलफिल करेंगे क्या भी है, सी का पैसा तो गया अगर सब ये पे नहीं करेगा, ये पे नहीं करेगा तो ना, लेकिन ये अगर दिवाला निकल गया, वो तो वैसे भी रिस्क होती है, हर क्रेडिटर की थोड़ी तो रिस्क होती है। तो मत दो लोन पे, या लोन पे दोगे तो इमीडिएटली पहले गुड्स ले लो, इसमें भी थोड़ी इसकी भी गलती है। इसकी गलती है कि इसने पहले प्लेज करवाना चाहिए था, गाड़ी लेनी चाहिए थी, फिर बाद में लोन देना चाहिए था, तो थोड़ा नेग्लिजेंस तो सी का भी है। तो तुम ऐसे मत समझो सी के साथ इंजस्टिस हुआ है पूरा, सी की भी थोड़ी गलती है ना, उसने पहले देना ही नहीं चाहिए था ना लोन, और दोगे तो पहले गिरवी रखवाना चाहिए था ना। हाँ कल भेज देना, कल भेज देना क्या, कल ये बोला आज गैराज में है और रात को इसको भेज, इसको बोल दिया गैराज में थोड़ा तो काम ठीक करवाना है, फिर बाद में भेज देता हूँ, नहीं भेजी, तो उसमें सी की भी गलती है, नेग्लिजेंट है ये तो, इसकी बात ही अलग है, ये नेग्लिजेंट, थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए ना सी को। में आए तो यह क्लियर है। चल सेकंड नहीं, थर्ड, वारंटी एज टू क्वालिटी, और इसका कोई एग्जांपल नहीं हो सकता, इसका कोई एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जनरल ऐसी दी है फॉर्मेलिटी के लिए। एन इम्प्लाइड वारंटी और एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स टू टेस्ट बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। व्हाट इज यूसेज ऑफ ट्रेड? एक पर्टिकुलर ट्रेड में हो सकता है, जैसे ट्रायल रूम खाली कपड़े के केस में होती है, नहीं समझा? वो रिवाज है पहले से, क्यों है? ऑब्वियस रीजन, ट्रायल रूम कपड़े के केस में होनी चाहिए, वहां पे ऐसे नहीं हो सकता कि एक बार तुमने पैकेट फोड़ दिया तो बात खत्म। फोन में वैसा नहीं होता, ट्रायल रूम में चलो भाई चेक कर लो फोन, और वैसा उधर नहीं होता, यूसेज ऑफ ट्रेड है। कुछ चीज है, कुछ वारंटीज यूसेज ऑफ ट्रेड से पर्टिकुलर गुड्स को अप्लाई होगी, बाकी गुड्स को अप्लाई नहीं है। इसका कोई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, दिया भी नहीं है। अगर देंगे कोई नोट्स में वगैरह दिया होगा तो वो ऐसे ही दिया है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसमें देना, मैं तो बोल रहा हूँ किसी में भी एग्जांपल मत देना एक्सेप्ट इनकम्बरेंस, उन्होंने जो किया है वो ठीक किया है। हाँ लास्ट इंटरेस्टिंग है, लास्ट में तो तुम डिसाइड करो। डिस्क्लोजर अब क्या लिखा है? मॉस्किटो स्प्रे लेते हैं, उसके ऊपर डेंजर लिखा होता है, प्रिंटेड होता है, वो देने की जरूरत है? हम पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे, लेकिन उन्होंने सामने से देना उनकी जिम्मेदारी,
क्योंकि अगर उन्होंने नहीं दिया और गलती से किसी ने पी लिया और वो एडमिट हो गया, ब्रीच ऑफ वारंटी, मर गया, ब्रीच ऑफ वारंटी। अब तुम बोलोगे मर गया तो ब्रीच ऑफ कंडीशन होना चाहिए ना, सीरियस बात है। नहीं, मॉस्क्यूटो नहीं मरे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, आदमी मरे तो ब्रीच ऑफ वारंटी है, दोनों ना मरे, दोनों। अरे क्या, आदमी भी नहीं मरता सर। सासू माँ ने बहू को देने की कोशिश की ना, खटमल मरते इससे, ना बीवी, ना ये बहू मरती है। टेक दिस लाइटली है, नहीं तो फिर क्या, कैसे बात करते हो? नहीं पड़ेगा, क्या एग्जाम्पल क्या इनक्लेम, मैं समझा नहीं। तो हाँ, जो है हाँ, वो इनक्लेमेबल, तो उसका देना तो पड़ेगा ना। हाँ देना तो पड़ेगा ना, लेकिन नहीं दिया तो हम ऑब्वियस नहीं कर सकते ना कि इसलिए देना पड़ता है ना। तो नहीं दिया और अगर कुछ हो जाता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्रीच ऑफ वारंटी है। ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है, ब्रीच ऑफ कंडीशन जो पर्पस के लिए, वो पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। तो केमिकल परचेज किया, केमिकल जिस पर्पस के लिए लिया वो सोल्यूशन परफेक्ट है, लेकिन यूज करते टाइम वर्कर्स के हाथ जल गए थोड़े से, या इन्फेक्शन हुआ, और ये देखा गया कि उसमें कोई डायरेक्शंस टू यूज नहीं था, क्या कॉशंस वगैरह नहीं दिए थे, तो ब्रीच ऑफ वारंटी। लेकिन केमिकल जिस जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, वो एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मैंने बोला इसके ऊपर बाल की खाल निकाल रहा था। आयुर्वेदिक मेडिसिन का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट क्या रहता है पता है? इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होता। नहीं, लेकिन इसका फायदा क्या है? साइड इफेक्ट नहीं होता। अरे हम साइड इफेक्ट ना हो इसीलिए गुड मेडिसिन लेते हैं क्या? हम मेडिसिन इफेक्ट होने के लिए लेते हैं या साइड इफेक्ट ना होने के लिए लेते हैं? समझा क्या? वही बात है, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए ऐसा थोड़ी, इफेक्ट होना चाहिए। तो इफेक्ट ही नहीं हुआ तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन इन मेनी ऑफ द केसेस, नॉट ऑल, ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है, वारंटी नहीं करता। सपोज लिखा है साइड इफेक्ट नहीं होगा इससे देने से, और फिर भी हो गया तो ब्रीच ऑफ वारंटी है। हो गया तो तुमको डिक्लेरेशन लेना चाहिए, मेडिसिन में तो होता है। डोंट गिव मेडिसिन का एग्जांपल, गिव सिंपल केमिकल वगैरह कोई भी एग्जांपल दे दो चले। केमिकल का ही कुछ ऐसा एग्जांपल था इंस्टीट्यूट में पहले दिया था, नहीं दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू गिव डिक्लेरेशन अबाउट डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, क्योंकि डेंजरस नेचर हम पीने के लिए नहीं ले रहे मॉस्किटोस को, तो वो डेंजरस है। हम जो पर्पस के लिए ले रहे हैं उस पर्पस, मच्छर को मारने के लिए जो चीज होगी उसमें जहर तो होगा, तो वो कंज्यूम करोगे तो इंसान पे फर्क तो पड़ेगा, मरता नहीं है आदमी, अनलेस एंड अनटिल पूरा सोल्यूशन मिक्स करके ऐसा गटक जाए तो अलग बात, तो अलग बात, नहीं तो नहीं मरता। क्योंकि ऑब्वियस है, जो बंदा यूज करेगा मेनी ऑफ द टाइम्स वो उसके बाद इमीडिएटली खाएगा। हर बंदा धोता नहीं है हाथ खाने से पहले, तो थोड़ा तो कंज्यूम होने के चांसेस होते हैं, हो सकता है हर बंदा नहीं होता, तो उनको अकॉर्डिंगली वो उसमें से जो क्या बोलते हैं टॉक्सिक मटेरियल है, कंटेंट है, उसको कम करना पड़ता है। वो तो बराबर करते, वैसे करते। 15-10-12 साल पहले जो फॉर्मूला था मॉस्किटो रिपेलेंट का, आज वो नहीं है। आज वो थोड़ा हल्का कर दिया है, क्योंकि ऐसे केसेस देखे गए कि थोड़ा कंज्यूम हो जाता है। भले इसमें तुम्हारी गलती है बाहर की, लेकिन सोसाइटी का लॉस तो हो रहा है ना इससे। और जो चीज इतनी डेंजरस है वो तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी तो जाती है अंदर, थोड़ी बहुत लीस्ट डैमेज होगा, लेकिन होगा सही, मैं कंफर्म है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो रोज वो तो वैसे भी नहीं यूज करने चाहिए वो, और वो मॉस्किटो रेपेलेंट, ये गुड नाइट वगैरह, रेफिल एंड ऑल, इट इज आल्सो नॉट कॉइल भी, मजबूरी है तो कर, मच्छरदानी लगाओ, टेंशन नहीं। हो गया इम्प्लाइड वारंटी डन। तो कंडीशन मतलब मेन, वारंटी मतलब कोलैटरल। कंडीशन ब्रीच हुआ तो दो रेमेडीज, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। वारंटी में खाली डैमेजेस, कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट होता है, वारंटी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सर एनेक्स मतलब क्या होता है? हाँ, एनेक्स मतलब अटैच्ड, रिलेटेड, मे बी एनेक्स बाय, वो इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है वो। सर ये डेंजर वाले गुड्स वाले में सीक्रेट है,
नहीं इसमें नहीं है, उसके लिए दूसरा लो। वो तो गुड्स ही गलत है, उसको तो डिमेरिट गुड्स बोलते हैं, स्प्यूरियस गुड्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में उसको डिमेरिट गुड्स बोला जाता है, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। इसमें उसको स्प्यूरियस गुड्स बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में। हैजार्डस गुड्स इज अ डिफरेंट थिंग। हैजार्डस का मतलब ये है कि खाने के लिए नहीं है, कंज्यूम करने के लिए नहीं है, कोई दूसरा पर्पस है, लेकिन सोच समझ के यूज करना, तो वो ठीक है यार, वो तो होना भी चाहिए। स्प्यूरियस का मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हार्म ही हार्म है। तो सिगरेट स्प्यूरियस में आया, तो वो 2002 के बाद हुआ है। वो 2002 के बाद उसके ऊपर बैन आ गया। लेकिन अभी तुमने देखा होगा कि अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, आता है। अगर मैंने 4-5 बार ब्रांड्स के नाम दिए तो वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू मुझे नेक्स्ट डे पे इंस्टा पे ऐड दिखेगी। होता है ऐसा, होता है। मतलब मैं टीवी के बारे में ज्यादा डिस्कशन करूँ ना तेरे साथ कि कौन सा टीवी लेना चाहिए सपोज, और हम लोग 2-4 ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट बात कर रहे हैं, 4K टीवी वगैरह ऐसा कुछ, तो मुझे वो रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। वो होता है उनका। तो सेम लेकर का अगर पता चले तो टारगेट करते रहे। तुमको नहीं दिखा क्योंकि तुम अच्छे हो, तुमने नहीं बात करेंगे तो डोंट टेक इट पर्सनली। एनीवेज, वो एज पर नॉट एज पर सेल ऑफ गुड्स, वो एज पर दूसरा लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंडर भी बोला है कि भाई दे दो। गवर्नमेंट का क्लियर नोटिफिकेशन है। आई मीन वो बहुत पहले नहीं था, सिगरेट के ऊपर पहले नहीं देते थे वार्निंग, 2002 के बाद ही बोला है वो भाई वो टोटली डिमेरिट गुड्स है, तो दे। नहीं फर्क पड़ता है, वो जो जबरदस्त ड्राइंग रहता है सिगरेट के बॉक्स पे लंग्स का, उससे जो एटलीस्ट जो नए कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिनको सिगरेट की तलब नहीं थी, वो बस ऐसे ही लोग देखते हैं, इसलिए तो वो बैन कर ले। क्या पर्सनल चॉइस है, whether it is good or bad, वो पर्सनल। गुजरात में इट इज बैन, तो बैन तो बैन। गुजरात में सिगरेट ज्यादा चलती है फिर।